कर चुके हैं, तो आप स्टार्ट कर दीजिए सेशन को। So good afternoon again and welcome. Today we are here for a special lecture on the topic interview management that will be given by our chief guest, today's chief guest, Professor O.P. Rai sir. And with the grace of Goddess Saraswati Ma, we would like to start our program today. So, moving forward, I would like to invite our head and dean, Professor G.N. Sharma sir, to say a few words for us. Sir. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी? बोलिए सर। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस, हाँ सर, बोलिए। हाँ जी सर, जी सर। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ये विशेष व्याख्यान में हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं प्रोफेसर O.P. राय जी, एक्स वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया और वर्तमान प्रोफेसर हेड एंड डीन BHU। मैं इनको हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि आज ऐसे मौके पर इनका विशेष व्याख्यान हम लोगों के साथ है जब बहुत दिन से मैनेजमेंट डिपार्टमेंट मगध विश्वविद्यालय के गर्भ में पल रहा था और आज वो अब साकार रूप ले रहा है। बस 2 दिन पहले एक चिट्ठी निकली जिसका जानकारी मुझे मिली कि मुझे प्रभारी भी बनाया गया और इसमें जो है से बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की तैयारी हम लोगों ने की, जिसमें खुद हमारे बीच इस मैनेजमेंट बोर्ड में एक विद्वान व्यक्ति के रूप में अगर नाम है तो O.P. राय जी का है, जिनसे हम लोग को आगे चल करके मैनेजमेंट की दुनिया में बहुत सारी चीज सीखने और सिखाने को मिलेगी। लेकिन आज के विशेष व्याख्यान में इनका जो है ये इंटरव्यू मैनेजमेंट, जब मैनेजमेंट आज के डेट में आसमान छू रहा है, हर जगह प्रबंध की दुनिया दिखाई दे रही है, जहां कहीं भी कुछ ऊंच नीच किसी को भी, चाहे वो लेमैन क्यों नहीं हो, ऊंच नीच दिखाई देती है व्यवस्था में। वो पढ़ा लिखा न होने पर भी वह कहते हुए देखा जाता है कि सब कुछ ठीक है लेकिन मैनेजमेंट इनका ठीक नहीं। मैनेजमेंट ऐसे पॉपुलर हो रहे हैं जब F.W. टेलर और फ्योल जैसे इसके जन्मदाता ने जब मैनेजमेंट की बात रखी थी, उस काल में भी मैनेजमेंट का जो रूप था, रंग था, वो ये सोचा नहीं गया था कि इस कदर से जो है से बढ़ जाएगी। और आज ये देखने को मिला। इस संदर्भ में इंटरव्यू मैनेजमेंट टॉपिक है, जिस पर हमारे बहुत ओजस्वी, बहुत विद्वान जो प्रोफेसर हैं अभी BHU में, O.P. राय साहब आज बहुमूल्य समय हम लोगों के लिए उपहार में दिए हैं और
इनकी व्याख्यान से बहुत सारी चीज दिशा और दशा पर समझ में सब लोगों को आएगा कि हाँ, इंटरव्यू मैनेजमेंट क्या है। क्योंकि हम लोगों को अभी प्रारंभ करना है। मैं धरेन को विशेष रूप से बधाई दे रहा हूं कि उसकी भी तीव्र इच्छा थी कि मैनेजमेंट स्टार्ट हो, और मैनेजमेंट आज मगध विश्वविद्यालय में जन्म ले चुका। और यह सोच की भी तारीफ करता हूं कि आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक जो है इंटरव्यू मैनेजमेंट पर ही है। वो इस तरह की टॉपिक से, इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा सुन करके राय जी का विशेष हम लोग लाभ उठाएंगे। यही संवाद के साथ मैं प्रारंभ करने के लिए आग्रह करूंगा कि उनका व्याख्यान प्रारंभ हो, और इस व्याख्यान से हम लोग ओतप्रोत होंगे। जब राय जी का व्याख्यान समाप्त होगा, 2 मिनट फिर मैं उनसे दूरभाष पर बात कर लूंगा, क्योंकि हमको भी कुछ विशेष रूप से उनसे बात करनी है। लेकिन अभी आज जो है विशेष जो व्याख्यान है इंटरव्यू मैनेजमेंट पर, तो इसको जरा सा हम लोग धैर्य से सुन रहे हैं, और उत्साह है यह सुनने का, जानने का कि राय जी जब भी उपस्थित होते हैं कुछ नई नई चीज राह में दे जाते हैं। तो बहुत बहुत हम आभारी हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं हृदय से कि राय जी हमारे बीच जुड़े। धन्यवाद सर, आप आए और हम लोगों को इस ज्ञान की अभाव में जो कुछ भी है उसमें आप भर जाएं, कुछ दे जाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर योर मोटिवेटिंग वर्ड्स। अब आगे बढ़ते हुए आई वुड लाइक टू गिव अ brief introduction about Professor Sir has right now Sir is head and हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ मैडम, कंटिन्यू। Sir Opira is present working as a head and dean faculty of commerce Banaras Hindu University, and he is well acquainted with this place both Gaya and Gaya, because he has given his service for years as a pro vice chancellor of South Bihar Central University. He has more than 37 years of experience in teaching and mentoring. Apart from being a good teacher, he is also a good administrator. He has held many administrative posts successfully. He is currently the chief proctor of BHU. He has been member to several academic and administrative committees. He has a long list of lectures in the field of banking, insurance, HRM, leadership, and management. He has a number of research and book publications. He has guided many PhDs. And now today he is here to deliver his topic, interview management. On behalf of PG Department of Commerce, Magad University, and Indian Accounting Association, Patna branch, I, Vinita Kumari, Assistant Professor of PG Department of Commerce, would like to invite Professor O.P. Rai sir to enlighten us with his lecture. Sir, please.
Nandan Sharma ji, head PG Department of Commerce, Magadha University. Many learned teachers who are here to hear me, including President Roy and President Pandey and other faculty members of Magadha University and other participants who are here to hear something on interview management. To begin with, I would like to offer my heartfelt thanks to the Department of Commerce, Magadha University, for giving me an opportunity to say something on how to manage interview. Well, when you simply say interview and start thinking on this particular word itself, then many of us have increased heartbeat, a higher blood pressure, and so on and so forth. That is the magic of the word interview. But when anybody of us really goes for attending an interview, then those who have already attended interview, well, nothing has to be said. You can simply recollect that particular period or that particular day when we happened to attend interview. Many of us find ourselves full of stress. Once it goes up, why it might have happened? Think of that. तो इंटरव्यू अगर देता है तो उसको प्रसाद की तरह से फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ा जाता, तो फिर इसका तनाव क्यों होता है? इंटरव्यू तो वह अस्त्र है, वह शस्त्र है, वह माध्यम है जिसकी सहायता से आपकी सफलता का सागर आपके सामने उपस्थित होता है. Interview is something which may be termed as master key to success. रास्ते में हम जा रहे हैं, अंधेरा है, एक रस्सी पड़ी हुई है अंधेरे में, टेढ़ी मेढ़ी, और कुछ हवा भी चल रही है, तो रस्सी भी हिलती है हवा से, तो हमको आभास होता है कि यह सांप हो सकता है. लेकिन अगर अनुभवी गांव वाला होगा तो वो कहेगा नहीं, ये सांप नहीं है, ये रस्सी. तो जो नहीं जानता है कि वो रस्सी में और सांप में कैसे अंतर किया जाए अंधेरे में, तो वह रस्सी को देख के भी सांप समझ लेगा और बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा. लेकिन जो अनुभवी है और जिसके पास ज्ञान है, वह उस रस्सी को सांप कभी नहीं समझेगा और आराम से पास कर जाएगा. लोग इंटरव्यू को रस्सी समझते हैं, कुछ लोग इंटरव्यू को रस्सी को भी सांप समझते हैं. तो जब आप सांप समझेंगे तो इंटरव्यू आपको बहुत परेशान करेगा, हमेशा परेशान करेगा. इससे पार पाने का एक ही उपाय है कि ढंग से इसको समझ लो कि क्या है. लोगों को मरने से डर लगता है, लेकिन जितने मुनि हैं, जितने ज्ञानी लोग हैं, वो कहते मरने से किस बात का डरना. मरना तो कुछ नहीं है, एक नई पोस्टिंग है. यहाँ हम काम कर रहे हैं,
हम कहीं और चले जाएंगे। बहुत से लोग आजकल कोरोना के काल में जो इमरजेंसी सर्विसेज में है, बाकी तो लोग तो घर में रह ही रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग जो कि इमरजेंसी सर्विसेज में है, जैसे सिक्योरिटी आदमी में है, वो भी कहते हैं कि बाहर निकलने में बहुत डर लगता है। तो डर लगता है भाई आपको तो एसेंशियल सर्विसेज करनी है, आप नहीं करेंगे, अब पुलिस कह दे कि हम काम नहीं करेंगे, बिजली विभाग कर दे कि हम नहीं आएंगे, जल विभाग के कर्मचारी कहेंगे हम नहीं आएंगे, सेना कहते कि साहब हम तो सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, कोरोना हो गया है, तो फिर कैसे काम चलेगा भाई? जो ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं मत क्या करना, ये तो एक नई पोस्टिंग होगी। हम तो हंसी मजाक में कहते हैं कि भाई ठीक है यहाँ काम कर रहे हैं, कोरोना हो जाएगा, हमको उम्मीद है कि हम उससे बच भी जाएंगे, लेकिन अगर नहीं भी बचेंगे तो ऊपर जाएंगे, वहाँ भी तो कुछ विद्यार्थी होंगे भाई जो हमारे हमको वेट कर रहे होंगे, हमारे पुराने विद्यार्थी कुछ तो गए होंगे वहाँ पर, वहाँ पोस्टिंग हो जाएगी, आपको वहाँ पे वहाँ इंटरव्यू मैनेजमेंट की बात करेंगे, क्या दिक्कत? ज्ञान ऐसे ही इंटरव्यू को अगर हम चाहते हैं कि हम सफलतापूर्वक संपादित करें और फिर हमारी सफलता का जो दरवाजा है वो खुल जाए, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इंटरव्यू है क्या। अब क्योंकि ये फिजिकल इंटरेक्शन है नहीं, लेक्चर में आनंद तभी आता है जब दोनों साइड से बातचीत हो, लेकिन अब कुछ बाधाएं हैं जूम में भी, हालांकि है वो चीज़ें, लेकिन फिलहाल हम उस पर टच नहीं कर रहे हैं। एक पक्षी भी चलाते हैं अभी, बाद में देखेंगे। अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो बीच में आप मैसेज दे सकते हैं, कोशिश करेंगे किसी के पास। तो इंटरव्यू क्या है, इस पर बात करते हैं। अब आप ही सोचिए इंटरव्यू क्या है। तो अब बच्चों से मैं पूछूंगा इंटरव्यू क्या है, तो इंटरव्यू क्या है तो सभी जानते हैं सर, इंटरव्यू तो वही है, इंटरव्यू है तो क्या है, तब एक बात बताओ इंटरव्यू किसको कहते हैं। तो दिक्कत आ जाती है। वो दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि साहब इंटरव्यू की तो परिभाषा हमने पढ़ी ही नहीं अभी तक, मीनिंग तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो सही मीनिंग कैसे पता? ये दिक्कत हमारे शिक्षा पद्धति में ही है। बहुत सामान्य भाषा में हम कहें कि इंटरव्यू क्या है, तो यह केवल एक बातचीत है। अब आप बताइए, बातचीत से कभी आपको डर लगता है? आप वो भी ऐसे बातचीत करेंगे तो आपको डर लगेगा, तो डर लगेगा। अगर आप वो भी को जानते हैं तो बात करने को डर लगेगा, लेकिन कुछ भी होगा लगता है। तो इंटरव्यू बातचीत किसके बीच में बातचीत है? और एक तो मालिक है जिसको हम कह सकते हैं अंग्रेजी में एम्प्लॉयर, और एक जो है संभावित कर्मचारी है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। दो लोग, दो पक्षकार बैठे हुए हैं। एक पक्षकार मालिक वाला है और एक अलग से एक आदमी बैठा है या लड़का बैठा है या लड़की बैठी है जो कि अपनी बात कहने के लिए आया है या आई है। तो जब दो पक्षकार आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं तो इसमें तनाव क्यों आएगा? तो इंटरव्यू क्या है? इट इज एन इंटरेक्शन, इट इज ए मीटिंग, इट इज ए डिस्कशन. You may go on giving any number of adjectives. So it is an interaction, it is a discussion, it is a meeting between the employer and the prospective employee, or say employer and the candidate. Prospective employee नहीं करना चाहते हैं, candidate करते हैं. तो employer और candidate के बीच में बातचीत हो रही है, यही इंटरव्यू है. तो बातचीत क्या हो रही है? कोई वहाँ कोरोना के बारे में तो बातचीत होती नहीं है, वहाँ घर के बारे में तो बातचीत की नहीं जाएगी. हम आपको अपने घर में काम करने के लिए तो रखेंगे नहीं. इंटरव्यू में तो भाई कोई आपको काम करना है, जिस संस्था में काम करना है उस संस्था में आप काम करने लायक हैं कि नहीं, इस पर बातचीत होगी. हम आपको जानते नहीं हैं, हमें आपका इंटरव्यू लेना है, हम आपको जानते नहीं. हमारा लक्ष्य ये है कि हम ये पता लगा लें कि भाई ये सामने जो कैंडिडेट बैठा है क्या ये हमारे काम के लायक है, क्या इसमें वो सब क्वालिटीज हैं. क्वालिफिकेशन तो ऑलरेडी आप देख लिया हमने, तो वो तो पहले ही, वो तो उसका थ्योरेटिकल पार्ट हो गया. अब उस पर हम नहीं जाते हैं क्योंकि तो ऑलरेडी आप
आपने फुलफिल कर लिया, तो क्या इस कैंडिडेट में वो आवश्यक विशेषताएं हैं, वह आवश्यक ज्ञान और कौशल है जो कि उस काम को करने के लिए हमें चाहिए एज एन एम्प्लॉयर? बस इतना ही पता लगाना है। तो कैंडिडेट को क्या करना है? कैंडिडेट को बस केवल एम्प्लॉयर को हेल्प कर देना है। किस चीज में हेल्प कर देना है? इस चीज में कि साहब जो आप चाहते हैं वो सब मेरे में है, जो ज्ञान चाहते हैं आप, जो स्किल चाहते हैं आप, वो सब मेरे में है। जैसे अध्यापक की बात कर लेते हैं, इसमें हमें बताया गया कि इसमें ज्यादा रिसर्च स्कॉलर्स है या स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हीं के संदर्भ में हम बात करते हैं। अगर आपको अध्यापक बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, कहीं टीचर ही बनना है किसी स्कूल में, तो आपको बोलने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि आप तो बातों में व्यापारी होंगे। कहते हैं बात से ही बात बनती है और बात से ही बात बिगड़ती है। तो बात से ही आपको इंटरव्यू में सफलता मिल जाएगी और बात से ही इंटरव्यू में असफलता भी मिलेगी। तो आपको बात करने की क्षमता होनी चाहिए, बातचीत कर सकें आप। मैं आगे चल के थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, फिर यहाँ पे भूमिका बता दूं। आप इंटरव्यू बोर्ड में आप अंदर घुस रहे हैं, आपका पूरा चेहरा बिल्कुल स्ट्रेसफुल है, आप तनाव से भरा हुआ है। जैसे कि बिल्कुल मैंने कहा कि कसाब के बाद आप ही का नंबर है फांसी पर चढ़ने, तनाव से भरा हुआ, पसीना, जाड़े के मौसम में दिसंबर के महीने में इंटरव्यू हो रहा है, आप चेहरे पर जो है पसीना पसीना, हाथ सब कांप रहा है, हाथ पैर सब कांप रहा है। ऑब्वियस है, जो एक्सपर्ट बैठे हैं आपके सामने, पूछेंगे क्या तबीयत आपकी ठीक है? हाँ साहब तबीयत तो सब ठीक है। तो ये आपका हाथ पैर क्यों हिल रहा है, क्या 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 हो गया? अब क्या करें, झूठ भी बोलना पड़ता है। सर वो थोड़ा बुखार सर हो गया है, तबीयत खराब थी सर, उसकी वजह से कमजोरी समझ आ गई। अच्छा कमजोरी आ गई है, इसलिए आपको पसीना भी आ गया है, बुखार की वजह से। कोई बात नहीं, बैठिए। हम आप बैठ गए। कुछ लोग इतने साथ में तनाव में आ जाते हैं, हम लोगों की पूरी जिंदगी अभी दिया ही दिया गया, लेने में बीत गई। कुछ इतने ज्यादा नर्वस हो जाते हैं कि हम लोग को ये कहना पड़ता है कि सब एक गिलास पहले पानी पियो, पानी पियो तब बातचीत पियो। और कुछ बच्चे तो इतने तनाव में रहते हैं जो कहते हैं सर अगर आप परमिशन दे तो जाता पानी पी लें, गिलास में जो रखा है। तो ये भी भूल जाते हैं कि गिलास का पानी उनके लिए नहीं है, उसको भी मांग लेते हैं। शुरुआत ही अगर चिंताजनक नहीं होती है तो चिंतन लायक तो हो ही जाती है कि क्या मामला है, ये बच्चा इतना जल्दी कैसे परेशान हो गया। तो क्या सवाल पूछा गया हो तो बात की बात है। मान लीजिए पूछा कामत क्या है, चलो भाई आप आए हो, बीकॉम पास किए हो, एमकॉम पास किए हो, अपने पीएचडी किया है, अध्यापक बनने के लिए आ गए हैं, चलो बहुत आसान सा सवाल पूछो, ये बताओ कामर्स क्या होता है? सर कामर्स आपको क्या मतलब बुलाते हैं, क्या मामला है? अरे नहीं सर थोड़ा नर्वस हो गए हैं सर, इसीलिए मैं बताता हूँ तो कामर्स कीजिए प्रोसेस नहीं, कामर्स कीजिए इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाँ इकोनॉमिक कामर्स कीजिए इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या हो गया भाई बताइए, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है साथियों, कामर्स का मीनिंग मालूम है, दिक्कत क्या है? याद किया, समझा नहीं। और याद किया हुआ, जैसे डॉक्टर साहब ने हमारे शर्मा जी ने कहा फ्लोल और हेनरी फ्लोल और टेलर, तो हेनरी फ्लोल और टेलर को अगर आप याद, अकॉर्डिंग टू टेलर कामर्स इज सो एंड सो, तो टेलर का क्या टेलर ने कहा हो तो टेलर तो चले गए, आपने टेलर साहब को याद कर लिया। अब आप टेलर साहब से बात करें, टेलर साहब बताइए क्या आपने कहा था, तो कहाँ से बताएंगे? तो बताएंगे नहीं जरूर में आके आप। अब आप किसी पर पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, और कोशिश ये कर रहे हैं कि जो आपने याद किया है, तो जो किसी ने बताया था कि कामर्स का मीनिंग पूछा जाएगा तो यही बताना, यही बेस्ट डेफिनेशन है, और बता दोगे तो समझ में तुम्हारा पूरा अच्छी हो जाएगा। और वो याद किया है, और याद करना तो जब तनाव में आप आ जाएंगे तो फिर तो आपका सोच विचार सब बदल गया, नॉर्मल हो गया, आप नॉर्मल तो है ही नहीं।
इंटरव्यू में तो हम लोग मजाक में कहते हैं कि जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो बाली की तरह से काम करते हैं। प्रोफेसर शर्मा जी हमारी बात को एग्री करेंगे, बाली की तरह से होते हैं। आधी शक्ति तो आप खींच लेते हैं पहले पहले। हमारे इंटरव्यू लेने के लिए कोई आ जाए तो हम प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन आधी शक्ति हमारी भी चली जाएगी। आधी शक्ति से आपको काम करना पड़ता है। प्रैक्टिस आपने इसके लिए किया नहीं, जिंदगी भर खाली याद करके इम्तहान दिया, याद करके सब काम कर दिया, तो याद करके इंटरव्यू भी कुछ लोग दे देंगे अपवाद के रूप में। इसकी सफलता तो बहुत कम मिलेगी संभावना। तो कितना याद करेंगे, कहाँ तक याद करेंगे, तो समझना पड़ता है। जब आप हकलाने लगेंगे तो फिर आप क्या बोले नहीं बोले उसका कोई मतलब ही नहीं है। हम एक ऐसे अध्यापक, एक ऐसे कैंडिडेट को अध्यापक नहीं बना सकते, कोई नहीं बनाएगा, कितना भी कुछ नहीं हो, जो हकलाता वो नहीं कर सकता। तो और विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। तो इंटरव्यू क्या है? ये बातचीत है, इंटरेक्शन है, ये एक इवेल्युएशन की प्रोसेस है जिसमें जो एम्प्लॉयर है वो कैंडिडेट को इवेल्युएट करता है और कैंडिडेट जो है वो एम्प्लॉयर को इवेल्युएट करता है, दोनों करते हैं। अगर कैंडिडेट बहुत क्वालिफाइड है तो वो एम्प्लॉयर को भी इवेल्युएट करता है, ऐसा भी होता है कि क्या ये जो कंपनी है या जो संस्था है वहाँ मुझे जानने लायक है भी कि नहीं। तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन done by both the parties to decide whether or not to offer a job and whether or not to accept the offer if given for the job. ये बहुत संक्षेप में इंटरव्यू का बहुत विस्तार से नहीं बताया जा सकता, लेकिन इतनी से अगर आप समझ लेंगे तो इंटरव्यू से आपको कम से कम 25% आपका जो तनाव है वो कम हो जाएगा। तो भाई इंटरव्यू में कुछ नहीं है, हमें केवल जाके बातचीत करनी है। मान लीजिए आप 25 साल के हो गए हैं, 28 साल के हो गए हैं, आजकल तो 28 साल भी लग जा रहा है, आप 28 साल के हो गए हैं, अब केवल इतना काम करना है। कितना करना है? इतना करना है कि जितना आपको ज्ञान आता है, जितना आपका कौशल है, उसी के बारे में सामने वाले को बता देना। अब युवा साथियों, अगर आपने नॉलेज एक्वायर नहीं किया है, अगर आपने स्किल डेवलप नहीं किया है, तो किसका दोष है? दोनों का दोष है। If you know something but do not know how to make others know what you know, in that case, knowing or not knowing, both are one and same. I once again repeat, if you do not know how to make others know what you know, then knowing or not knowing, both are one and same. जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि कॉमर्स का मीनिंग आपको आता है, लेकिन आपको ये नहीं आता है कि मीनिंग को कैसे किसी को बताया जाए। तो इंटरव्यू में जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपका मूल्यांकन इस आधार पर नहीं करेंगे कि आपको क्या आता है ना, इस पर नहीं करते, वह इस पर करते हैं कि आप क्या बताते हैं कि आपको क्या आता है। क्योंकि हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है, कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है हमारे पास कि हम आपके ब्रेन के अंदर मैपिंग कर सकें और जान सकें कि आपको क्या आता है। जो आप बताओगे वही हम जानेंगे, वही आपको आता है। तो अब ये पहली बात तो ये कि ज्ञान प्राप्त करिए। जो पहली बात आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो अब उसके लिए कौशल, जो स्किल रिक्वायर्ड है, उस नॉलेज को उपयोग करने के लिए स्किल जो रिक्वायर्ड है वो भी आपको देना पड़ेगा। ये तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे टेलीविजन आपने खरीद लिया तो टेलीविजन आपका नॉलेज हो गया। अब उसको ऑन ऑफ करने के लिए बटन जो आपको इतने रिमोट कर लो, अगर आप नहीं ऑपरेट करना चाहते हैं तो टेलीविजन आपके सामने रहेगा, आप कुछ नहीं देख पाएंगे। तो नॉलेज अलॉन्ग विद स्किल कंबाइंड टुगेदर इंश्योर that you are going to get success in whatever venture you are going for. तो ये नॉलेज और स्किल दोनों आपको लेना पड़ेगा। और साथियों, ये दोनों चीजों के लिए बड़ा मेहनत करना। सभी लोगों के पास नॉलेज क्यों नहीं होती है? क्योंकि सभी लोग उतना मेहनत नहीं करते। सभी लोगों के पास उतनी स्किल क्यों नहीं होती है? क्योंकि सभी लोग उसके लिए त्याग नहीं करते हैं। अब आप चाहते हैं कि हम 50,000 का मोबाइल खरीदें और आपकी जेब में 10,000 रुपया होगा, तो कहाँ से खरीदेंगे? तो 50,000 रुपये के लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना।
आज हम आपके सामने इंटरव्यू मैनेजर पर लेक्चर दे रहे हैं, तो हमने इसके लिए लगभग 45 साल तक काम किया। मैं 1977 में, मैंने बताया 1977 में बीएस आ गया था, लगभग 43 ईयर्स में हो गया यही हासिल। जब आप मुझको इसमें बात करते हुए सुनते हैं तो ये मेरे 45 साल का जो अपना एकेडमिक एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपने अनुभव किए हैं, जो मैंने मेहनत किया है, उसके आधार पर आज मैं बोल रहा हूँ। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में रोम नहीं बनता है। हो सकता है कि आप इतना अच्छा भी ना बोल पाए, लेकिन जब आप 10 साल 15 साल पढ़ा लेंगे तो हो सकता है कि हमसे भी अच्छा बोल लें। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन। के लिए आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा और नॉलेज के साथ साथ स्किल डेवलप करना पड़ेगा। स्किल में भी बहुत सी चीजें हैं, स्पेशली आपका कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे आपका जिसे हम कहते हैं पैरा लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये बहुत काम करती है। आप जवाब दे रहे हैं किसी सवाल का, क्या आप उनको बुझाया हुआ है, इतना ज़्यादा तनाव में है कि सामने वाला आपको दिक्कत आ रही है कि भाई कहाँ से कैंडिडेट आ गया, जल्दी से इसको बिता कर दूँ, इसको पनिशमेंट मिला। सब कुछ आपको आता है, लेकिन क्या नहीं आता है कि इंटरव्यू से मुकाबला कैसे किया। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि इतना आपको तनाव होता क्यों है और कैसे आप बच सकते हैं। आगे करें, अभी तो केवल एक समस्या बता रहा हूँ। तो इसका मुकाबला करने के लिए आपको नंबर एक तो ये है कि आपको अपना नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा, और साथियों इतना नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा, इतना नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा जितना कि और किसी के पास नहीं। बात समझ है कि नहीं? अगर भाई मान लीजिए आपके पास भी उतना ही नॉलेज है, आपके पास भी उतना ही स्किल है जितना कि और लोगों के पास है, उससे कम है तो भूल जाइए। अगर उसके बराबर है, जितना और लोगों के पास नॉलेज है, जितना और लोगों के पास स्किल है, उतना ही आपके पास है, तो भाई आप तुम क्यों रखेंगे? तो तुम दूसरा लोग रख लेंगे, आप क्यों रखेंगे? तो क्या है, आपके पास काफी इतना नॉलेज होना चाहिए, इतना स्किल होना चाहिए जो और किसी के पास न हो। हमने आपसे कहा कि भाई ये बताओ यार, हम आपसे क्यों रखें? बहुत इनफॉर्मल में बात किया, जो कई बार इंटरव्यू लेते हैं तो इनफॉर्मल में इंटरव्यू लेते हैं। तो ये बताओ, हम आपको रखना चाहते हैं, बड़ी इच्छा है हमारी रखने, आप जैसे होनहार कैंडिडेट को रखना हमारा सौभाग्य हो। आप तो बड़े खुश हो गए कि बड़ी अच्छी बात है, ये तो भाई सौभाग्य की बात कर रहे हैं। हम सौभाग्य तो हम अपना मान रहे थे, तो अपना ही सौभाग्य मानते हैं कि हम रख लेंगे तो हमारा सौभाग्य होगा। ऐसा मामला है भाई, आपको लगता है कि हमको तो अपॉइंटमेंट लेटर मिल ही जाएगा, ठीक है, हम आपको रखना चाहते हैं। अब बस ये हमको बता दीजिए आपको हम क्यों रखें। ये कोई आपसे कभी पूछ देगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। मैं और आपको सवाल भी बताऊंगा, 40,000 सवाल आपके सामने रखूंगा कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, इसलिए आपको केवल बानी दे रहा हूँ। तो भाई क्या है आपने, क्योंकि आपने इसके लिए होमवर्क तो किया नहीं था, अचानक पूछ दिया गया। सर हम पीएचडी हैं। हाँ सर, अंग्रेजी में पीएचडी किया है। अच्छा, अंग्रेजी में पीएचडी किया और बोल रहे हैं हिंदी में, अंग्रेजी में पीएचडी किया है, ये आपकी योग्यता है। तो पीएचडी वाले बाहर बैठे हुए हैं, तो फिर उन्हीं को न रखें, आप ही को रखें। तो सर अब तो और क्या है सर, हम तो पेपर भी लिखे हैं सर, 5 पेपर भी लिखे हुए हैं, और सर 3 साल का पढ़ाने का भी अनुभव है सर। तो आपने तो 5 लिखा है, आप 100 कैंडिडेट तो 50 पेपर लिखे हुए हैं, आपको तो 3 साल का, उनके पास तो 5 साल का अनुभव है। ये कौन सी बात है? तो आप ये चाहते हैं कि ऐसी कोई बात बता दीजिए जो आपके पास है और किसी के पास नहीं। और ये बात कहिए हमसे कि राय सर आप हमको बता दीजिए कि सही जवाब है, यही जवाब हम देते हैं। इसी को मैं कह रहा हूँ, ये नहीं हो सकता साथी। सफलता का रास्ता आपको स्वयं बनाना पड़ेगा। असफल लोग सफल लोगों के द्वारा चले गए रास्ते को फॉलो करते हैं।
लेकिन वो असफल ही रहेंगे ना, क्योंकि उस रास्ते पर तो ऑलरेडी एक आदमी जा रहा है आगे। आपको स्वयं रास्ता बनाना पड़ेगा। ये संभव नहीं है कि इंटरव्यू मैनेजमेंट के लेक्चर में मैं आपको सब बता दूं, ये सवाल है, ये जवाब है, आप याद कर लो और अब आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। तो राय साहब उसका अरबपति हो गए उसके यही बताया। ऐसा नहीं होता साथियों। ये आपको, आप यूनिक हैं, नेचर ने आपको यूनिक बनाया, बिल्कुल सबसे अलग बनाया। आपका डीएनए और लोगों की अपेक्षा अलग है। नेचर कभी कार्बन कॉपी पर विश्वास नहीं करती। आपका डीएनए अलग है, आप यूनिक। हम आपसे ये कहते हैं इंटरव्यू में, अच्छा चलो ठीक है, आपने बता पा रहे हो जब कोई यूनिक है, चलो कोई बात नहीं। आप बताओ, आप अपने आप को ऑर्डिनरी मानते हो या एक्स्ट्राऑर्डिनरी? अब फिर सवाल हो गया, अब क्या जवाब दे? इस सवाल में पूछ रहा हूँ आपसे, आप अपने आप को ऑर्डिनरी मानते हो, ऑर्डिनरी कैंडिडेट मानते हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट मानते हो? सही ठीक बता रहे मंदा जी। धन संकट की क्या बताएं, ऑर्डिनरी बताएं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताएं? अब समझो इस बात को। अगर आपने कहा कि ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, ऑर्डिनरी कैंडिडेट है, तो कैसे बात बन रही? तब तो इंटरव्यू वाला कर देगा भाई हम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को खोज रहेगा, तुम तो ऑर्डिनरी देखेंगे, तब कैसे बात? तो आप कहेंगे कि सर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दें, तो यही चीज है, ये तो कर दीजिए। तो आपने कह दिया कि हम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट हैं सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बताइए व्हाट इज मीन बाय पैरालैंग्वेज? क्या कहा आपने, कौन सी लैंग्वेज? व्हाट डू यू मीन बाय पैरालैंग्वेज? पैरालैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज? हमने तो सुना ही नहीं। तब वो कहेगा तो फिर कैसे आप कह रहे थे कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट तो जानता है पैरालैंग्वेज क्या है, तो पता होना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहने से काम नहीं चलेगा, पहले तो सभी कर देगा। आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज और स्किल भी होना चाहिए। उसको जब सोचिएगा, आराम से सोचिएगा, फिर कभी और किसी और दिन किसी दिन लेंगे तो इंटरेक्शन करेंगे, फिर आपको सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दीजिए। इंटरव्यू मैनेजमेंट को ऐसा टॉपिक है जिसको एक दिन पूरा सुबह से लेकर शाम तक बिना लंच ब्रेक लिए हुए, बिना टी ब्रेक किए हुए बात किया जाए, तब भी पूरा नहीं है। हमने पूछा सुबह पांडे जी से कि भाई बताइए हमें कितना समय आप देंगे बोलने के लिए? बोले कि 1.5 घंटे का समय है, तो आधा घंटा तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो बाद में एक्सरसाइज हो रही है। भाई पांडे जी बता दीजिएगा जब भी खत्म होने का समय हो तो आप एक हिंट दे दीजिएगा हमको, हम बंद नहीं कर सर, देंगे। कंटिन्यू करिए सर, कोई दिक्कत नहीं। और सेकंड नहीं बोलिए तो ना होने पाए, जी सर। और को भी हम भी तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि आज ही सब पूरा ज्ञान दे दिया जाए, ज्ञान तो लगातार चलता रहेगा सारा जी सर, जी सर। साथियों। अगर आप मन से लेकर देते हैं ना तो समय की परिधि से बाहर चले जाए। आपको ये पता नहीं चलता कि मतलब 1 घंटा हम बोले कि आधे घंटा, पर सामने वाला बोर हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम तो जैसे भगवान की भक्ति की जाती है साथियों, और एक मीरा बाई जब भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो डूब जाती है, तो समय की परिधि से बाहर निकल जाती है। ऐसे ही एक लेक्चर देने वाला जब मन से अपने अंदर की आवाज निकालता है तो वह समय की परिधि से बाहर चला। जिनमें आज ये गवाह है कि मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ, जो अध्यापक मेरे पास आता है तो हमेशा मुझसे परेशान रहता है, क्योंकि मैं जब आते हैं तभी मैं क्लास में मैं माफी भी मांग लेता हूँ, भाई मेरी गलती है, तो हंसी में क्या बदलूँ, अभी तक नहीं बदल पाया तो क्या बदलूंगा, आना तो अब नौ कर देना भाई, तो मैं बाहर निकल गया। तो ये है, जब काम को मन से करेंगे ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बेमन से करेंगे तो दिक्कत है। जैसे इंटरव्यू मन से देंगे तो कोई आपको तनाव नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मन से इंटरव्यू देंगे उसमें तनाव होगा, लेकिन बेमन से देंगे, अगर आप इंटरव्यू इसलिए देने जा रहे हैं क्योंकि आपको जॉब चाहिए, हमने आपसे पूछा इंटरव्यू देने क्यों जा रहे हैं, सर ये भी कोई सवाल है? इंटरव्यू देने जा रहे हैं जॉब के लिए। अच्छा जॉब के लिए तो आप तनाव में रहेंगे। सुन लीजिए मेरी बात को फिर से, अगर आपसे मैंने सवाल पूछा कि इंटरव्यू देने क्यों जा रहे हैं, आपका जवाब है कि जॉब चाहिए इसलिए देने जा रहे हैं, तो आप तनाव में रहेंगे। मतलब क्या पूछ रहे हैं तो क्या कहें सर, जॉब नहीं लेने के लिए जा रहे हैं?
नहीं, ये आपको नहीं करना है कि नहीं मैंने भी जाना है। आपको ये करना है कि सर हमने अभी तक 20 साल, 25 साल, 30 साल स्वाध्याय किया है, मेहनत की है, 12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे तक पढ़ाई किया है। आज समय आया है, आज वो दिन आया है जब हम परीक्षा लेंगे अपनी, हम कितने पानी में देखें कि हमारा जो एग्जामिनर है, हमारा जो कोर्ट है, वो ऐसा कौन सा सवाल पूछ देता है जिसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। क्योंकि हमसे जब पूछा जाएगा कि आप 3 साल से पढ़ाते हैं तो कौन सा विषय पढ़ाते हैं, कौन सा पेपर पढ़ाते हैं, तो ये पेपर पढ़ाते हैं, 3 साल से पढ़ा रहे हैं पेपर, हाँ सर 3 साल से पढ़ा रहे हैं। तो अब जब 3 साल से पढ़ा रहे हैं पेपर को, तो अगर आपने मन से पढ़ाया है बच्चों को, इसलिए ऐसा कौन सा सवाल हो सकता है जिसका जवाब आप नहीं दे सकते। लेकिन दिक्कत तो ये है साथी कि अगर आपने पढ़ाया खाली पढ़ाने के लिए, कोर्स कंप्लीट करना है पढ़ाने के लिए, नोट्स आपने बनाए पढ़ा दिया, कुछ समझा नहीं, कुछ सीखा नहीं, कुछ जाना नहीं। 3 साल का समय भगवान ने आपको दिया था, खूब ढंग से प्रैक्टिस किए होते, खूब ढंग से पढ़ाए होते, एक्स्ट्रा क्लास लिए होते, बच्चों को रिपीट किए होते, सवाल पूछे होते, सवाल दिए, जवाब दिए होते, कहाँ मिल रहा था? सब आता है हमको, ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं आता हूँ। आइए मैदान में देखिए क्या सवाल आप पूछते हैं। तब आप बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के तरह से करते, 10 सवाल में 10 लिख दिए हैं, कोई 5 जांच लीजिएगा। तब शायद अगर ये आप करते, मन से पढ़ाए होते, बच्चों को हम से उनकी दुआएं लिए होते, तो ये मेहंदी लगाने वाला काम है साथी, पढ़ाने वाला। मेहंदी जो लगाता है उसका भी हाथ लाल हो जाता है, जिसको लगाता है उसका तो लाल होता ही है, जो लगाता है उसका हाथ भी लाल हो जाता है। तो अगर आप अच्छे अध्यापक हैं, अपने को मानते हैं, तो जरूर आप मन से पढ़ाते होंगे। जब मन से पढ़ाते हैं, 24 को आपने कवर किया है, मन से कवर किया है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 साल तक एक चीज को पढ़ाने के बाद अब आप जवाब नहीं दे पाते। अगर आपसे कोई पूछ रहा कि कॉमर्स क्या है, आप 3 साल से पढ़ा रहे हैं कॉमर्स, आप बीकॉम किए, एमकॉम किए, सब कुछ किए, और कह रहे हैं कॉमर्स तो सर कॉमर्स तो बिजनेस है। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस इज कॉमर्स। तो ट्रेड क्या है? तो ट्रेड इज बिजनेस। सब बिजनेस ही है। बिजनेस में कॉमर्स में कुछ अंतर है? कौन सा अंतर है? कौन इसमें क्या समाहित है? जैसे कॉमर्स में बिजनेस आता है, तो आप कहते हैं गर्व से हम 3 साल से पढ़ाते हैं कॉमर्स। कॉमर्स में बिजनेस आता है, आप इसको हाँ से बिल्कुल पक्का से कॉमर्स में तो बिजनेस आता ही है। तो बताइए अब किसका दोष है? ये इंटरव्यू जो है साथियों, अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, बिना किसी के अप्रोच के, फिर आपको मजबूत करना। इतना पढ़िए, इतना मैं बार-बार आपसे एम्फसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी लेक्चर तो अपनी जगह होता रहेगा। इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि बाकी लोग कहें यार हम तो नहीं करते। अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री 18 घंटे तक काम कर सकते हैं, तो हम 10-12 घंटे तो नहीं पढ़ सकते। कौन लोग चाहेंगे पढ़ने? केवल आलस है। कल हम बैठे थे अपने एक मीटिंग में बीएससी में, तो माननीय कुलपति जी ने एक बात बताई। मैंने किसी डिपार्टमेंट में इंटरव्यू अभी उन्होंने लिया था 3 महीने पहले, तो उसमें किसी कैंडिडेट ने अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद में एक महिला है, वो अप्लाई करने के बाद उन्होंने अपने भाई को बताया कि मैंने बीएससी में एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। तो उस महिला के भाई ने कहा कि वाइस चांसलर साहब को तो मैं जानता हूँ, मैं बात कर लूंगा। तो उस महिला ने कहा कि नहीं, अगर आप बात करेंगे तो मैं एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दूंगी, मैं इंटरव्यू नहीं दूंगी, क्योंकि मैं अगर मेरा अपॉइंटमेंट होगा तो मैं अपने बल पर करना चाहती हूँ, किसी के माध्यम से नहीं। मना कर दिया भाई ने, नहीं बात किया, जो भी किया उन्होंने, वो सफल भी हो गई, ज्वाइन भी कर लिया। तो कुछ दिन पहले, उसी दिन पहले ज्वाइन किया। तो डीसी साहब कह रहे थे, चंद्र साहब बता रहे थे कि मैंने कैंडिडेट ने फिर अपनी जब उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो उसने अपने भाई से बात की, उसी भाई से जिससे बताया था कि मैंने अप्लाई किया। ये बताओ आपने डीसी साहब से बात किया था? बोले नहीं, मैंने कोई बात ही नहीं किया। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपने बात किया होगा तो मैं ज्वाइन करने नहीं जाऊँगा।
वो जर्मनी में पढ़ाती हैं सर, कुछ काम करती हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के रिकमेंडेशन के आधार पर मेरा अपॉइंटमेंट हो और मैं उसको ज्वाइन करूँ। ये एग्जाम्पल देके मैं ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। आप डिजर्व नहीं करते हैं और डिजायर करेंगे तो फिर कैसे काम करेंगे? इसी भारत में यहीं पर विश्वविद्यालयों में ऐसे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो कि कहते हैं कि हम अगर कोई हमको रिकमेंड कर देगा और उसके आधार पर हमको अपॉइंटमेंट मिलेगा, हम ज्वाइन ही नहीं करेंगे। ठीक है, हम इससे लोगों की बात कम करते हैं, उन लोगों की बात ज्यादा करते हैं जो अदरवाइज करते हैं। हम तो हमेशा कहते हैं साथियों कि अगर किसी राष्ट्र को नष्ट करना हो, उसको नुकसान पहुंचाना हो तो कुछ मत करिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर काले ने कहा है, कुछ मत करिए, खाली उसकी शिक्षा पद्धति को नष्ट कर दीजिए, भ्रष्ट कर दीजिए, सब स्वतः ही हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं होगा। कल मैंने अखबार में साथियों पढ़ा मुझे कल हुआ, समाचार सही होगा अगर अखबार में निकला है तो नहीं मानता हूँ, जगह का नाम नहीं बताऊंगा। किसी एक जगह पर किसी एक हॉस्पिटल में एक व्यक्ति एडमिट हुआ, 2 दिन के बाद उसको सूचना दी गई कि वो कोरोना पॉजिटिव है। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, अगले 2 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई और डेथ होने के बाद उसकी बॉडी को सील बैक करके उसको लौटा दिया गया उनके परिजनों ने कहा जैसा स्वाभाविक भारत में जैसा होता है, हर जगह होता है कि भाई एक बार इसका चेहरा हम लोग देखने का खुलवा दीजिए। वहाँ के लोगों ने कहा कि नहीं, इसको नहीं खोलेंगे, पैक हो गया, खोलेंगे नहीं खोलेंगे, एक बार को देखेंगे। देखा गया, और जबकि अखबार की रिपोर्ट है, मैं इसकी सत्यता के बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकता क्योंकि मैं गवाह नहीं हूँ, मैंने देखा नहीं। अखबार की रिपोर्ट ये कहती है कि उसके बाद जब देखा गया तो मालूम हुआ कि उस अस्पताल में लोगों ने उस व्यक्ति के कई अंगों को निकाल दिया। फॉर एग्जाम्पल लीवर हो सकता है, किडनी हो सकता है, कुछ और हो सकता है, उनको निकाल दिया गया। अगर ये समाचार सही है, फिर मैं कहता हूँ अगर सही है, ये गलती किसकी? आरंभ कहाँ से हुआ? कहीं न कहीं हम शिक्षकों की तो इसमें कमी है, हम एक ऐसा विद्यार्थी नहीं बना पाए, एक ऐसा डॉक्टर नहीं बना पाए जिसमें की नैतिकता जाए। अगर हम मशीनी धन कमाने की मशीन को बनाएंगे जिसमें की नैतिकता है ही नहीं, भावना है ही नहीं, भाव शून्य है, खाली पैसा ही कमाना है उसको, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर इसको हम अध्यापक नहीं संभलेंगे और नहीं संभालेंगे तो समाज के और किसी वर्ग से हम कितनी उम्मीद कर सकते हैं, ये अपने आप में एक चिंतन का विषय। तो चलिए अब थोड़ा इंटरव्यू के बारे में मोटा मोटा आपको बताया कि इंटरव्यू क्या है। अब इंटरव्यू कई प्रकार के होते हैं, तो सबसे थ्योरेटिकल पार्ट है, आप लोग जानते ही हैं। इंटरव्यू के बारे में बता दूं, जैसे एक इंटरव्यू होता है जिसको हम कहते हैं आजकल वॉक इन इंटरव्यू, जिसमें कि वैसा इंटरव्यू है जिसमें कि आपको पहले से अप्लाई नहीं करना पड़ता है। आप जहाँ इंटरव्यू होना है वहाँ अपना एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं। अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं इंटरव्यू आप दे देते हैं, अदरवाइज नहीं दे पाते। इंटरव्यू जो स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेस इंटरव्यू भी होता है जिसमें कि आप योग्यता की, आपकी जो है तनाव को झेलने की क्षमता का किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। या साइकोलॉजिकल इंटरव्यू भी हो सकता है जिसमें कि आपकी क्या सोच है, नकारात्मक है, सकारात्मक है, कैसी है, इसकी जांच भी की जा सकती है। और बहुत से जो है उसके अलावा एक और अंतिम इंटरव्यू हो सकता है एग्जिट इंटरव्यू, एग्जिट इंटरव्यू, जिसमें कि एक व्यक्ति जब संस्था को छोड़ता है उस समय उसका इंटरव्यू लिया जाता है ये जानने के लिए कि भाई आप हमारी संस्था को छोड़ के क्यों जा रहे हैं। तो कई प्रकार के हैं और मैं मोटा मोटा उस बातों पर चर्चा करता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि इंटरव्यू में सफल हो जाए हमें क्या करना चाहिए। इसलिए सैकड़ों बातें बताई जा सकती हैं, मैं उसमें से कुछ 15, 20, 25 जो भी संभव हो सकता है अंदर करके कर सकता हूँ। मैं इस पूरे प्रवचन को इंटरव्यू मैनेजमेंट का जो सफलता के जो सुझाव हैं या जो बातों को हमको ध्यान रखना चाहिए इंटरव्यू देते समय, उनको 3 भागों में बांटता हूँ। एक तो वे बातें जिन पर कि आपको इंटरव्यू देने से पहले ध्यान देना चाहिए, या वे सुझाव
जो कि आपको इंटरव्यू देने से पहले से संबंध रखते हैं। सेकेंड, वे सुझाव या वे बातें या वे इश्यूज जो कि इंटरव्यू के दौरान आपको ध्यान में रखना चाहिए। और लास्टली, वो क्या बातें हैं, वो कौन से सुझाव हैं इंटरव्यू देने के बाद आपको ध्यान देनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि इश्यूज रिलेटिंग टू बिफोर इंटरव्यू देने से पहले क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो इंटरव्यू लेटर आपको मिलता है। पहले तो डाक से आता था, टेलीग्राम से आता था, अब तो टेलीग्राम तो चलता ही रहता है, टेलीग्राम तो बंद ही हो गया, लेकिन अभी भी डाक से बहुत जगहों पर आता है। तो वो आता है, और आजकल तो ईमेल शुरू हो गया, तो ई लेटर आता है। तो जब इंटरव्यू लेटर आपको मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि उस इंटरव्यू लेटर को खूब ध्यान से पढ़ लीजिए। सफलता यही शुरू हो गया, इंटरव्यू लेटर को खूब ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए कि इसमें क्या लिखा है, किस तारीख को इंटरव्यू है, किस जगह पर इंटरव्यू है, कितने बजे इंटरव्यू है, और इसको अपने मोबाइल में, कैलेंडर में, डायरी में, जो भी कुछ करते हो वहाँ आप इसको स्टोर कर लीजिए कि ये हमको इस तारीख को इतने बजे यहाँ पहुँचना है। इसके बाद जनरली इंटरव्यू लेटर में बहुत सी बातें दी होती है कि आपको ये और करना है। जो जो और कहा गया हो उसको ढंग से पढ़ लीजिए और उसको कंप्लाई करने का प्रयास कीजिए। जैसे हो सकता है कि कहे कि अगर आप सर्विस में है तो एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेके आना है, या कहे कि आपने फोटो नहीं लगाया है, कोई फोटो लगाया है तो 2 फोटो और लेके आइए, या वो कहे कि आपने पेमेंट फीस का पेमेंट दिया है, पेमेंट नहीं किया फीस का पेमेंट आप करके आइए, या अपना उतने का डीडी लेके आइए। बहुत सी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है कि 2-2, 3-3 कॉपी आप लेके आइए डॉक्यूमेंट की, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को भी लेके आइए। ये सब चीज़ें आपसे वो मांगता है। उन सबको पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद उन सब चीज़ों को समय से काफ़ी पहले, मान लीजिए ट्यूबर का 10 दिन पहले है तो आप 5 दिन पहले ये सब चीज़ों को निकाल के रख लीजिए, एक जगह पर निकाल के प्रॉपर में उसको फाइलिंग करके और सबमिट कीजिए। अब साथ में देखिए डॉक्यूमेंट्स का भी एक काम है। कई बार हम लोग देखते हैं कि एक बच्चा हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लेके आ रहा है, इतना बुरा हुआ है, इतना भूल चुका है, इतनी उसकी दुर्गति है कि उसको देख के देह आती है कि कैसा बच्चा। डॉक्यूमेंट फटे हुए हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, समझ में नहीं आ रहा कि भूल गया है तो डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो बुरा इसलिए करते हैं जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो अगर ऐसा आप डॉक्यूमेंट रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों को क्लियर नहीं करते। आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। जो लोग अच्छे होते हैं, जो वेल मैनर्ड होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स अच्छे होते हैं। वो उसको लेमिनेशन करवा लेते हैं, फाइलिंग सिस्टम से उसको प्रॉपर वे में फाइल कर लेते हैं, जिससे कि कोई डॉक्यूमेंट को पढ़े तो कहे देखो ये तो वैसा ही है जैसे कि नया है। हमें उम्मीद है कि हमारे यहाँ जो साथी हमारी बात को सुन रहे हैं वो सब अच्छे ही होंगे और सब वो लेमिनेशन करा के ही रखे होंगे। लेकिन अगर कोई न रखता हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उन डॉक्यूमेंट्स को लेमिनेट कराइए और प्रॉपर वे में ऐसे रखिए जिससे कि किसी के पास जाए तो उसको अच्छा दृष्टि मिले। ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी आपके लिए काउंट करती हैं। आपका जो फोटो है, आपका जो सिग्नेचर है, वो सब चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। हमको ये देख के बड़ा ताज्जुब होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लोग अप्लाई करते हैं, दिखाए सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट और उसके नीचे साइन करते हैं। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट के ऊपर साइन करना चाहिए। आप जानते हैं सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लिखा हुआ तो सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट के ऊपर ही जहाँ लिखा है उसके ऊपर करना चाहिए। बहुत से हमारे विद्वान साथी उसके नीचे साइन करते हैं। ये देख के बाकस होता है ये मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है ये इसको भी पूरा क्यों नहीं करता। तो फिर मैं कहूँगा कि हम अध्यापकों पर मैं अपने को भी शामिल करता हूँ, हम लोगों का दोष है। हमने कभी अपने बच्चों को एमकॉम तो करवा दिया, बीकॉम करवा दिया, पीएचडी करवा दिया, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि भाई सिग्नेचर कहाँ करना चाहिए। कुछ बच्चे अपना नाम लिखते हैं तो कहाँ स्मॉल कहाँ कैपिटल वो भी नहीं जानते। तो लिख रहा है एस.पी. गुप्ता तो एस कैपिटल लिखेगा, पी स्मॉल लिखेगा, गुप्ता का भी जी स्मॉल कर दे। और ये भी क्या बताने की जरूरत है कि आपका जो नाम होगा तो उसमें ये लिखा होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना ही नाम लिखते हैं तो मिस्टर लिखते हैं, मिस्टर एस.पी. गुप्ता,
उनको ये भी कोई नहीं बताने वाला मिला कि भाई अपने नाम के आगे स्वयं मिस्टर मत लगाओ, और किसी को लगा दें। हाँ, और किसी का नाम लिखते हैं जरूर मिस्टर लगाइए, लगाइए, अभी लगाइए, आप अपने ही महिमा मंडन करने में तो लगे हुए हैं, ये मत कीजिए। ये सब बेसिक चीजें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ये सब चीजें अकाउंट करती हैं आपके सिलेक्शन। तो पहला आपको हो गया कि इंटरव्यू लेटर आपको मिला, आपने उसको ढंग से पढ़ा, और उसके बाद आपने जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं फोटो कॉपी आदि का सबका वो आपने करा लिया, और उन डॉक्यूमेंट्स को एक क्रम से रखा, ये भी आवश्यक है। जैसे सबसे पहले हाई स्कूल का मार्कशीट, पहले मार्कशीट मिलती है हाई स्कूल, पहले हाई स्कूल की मार्कशीट, फिर सर्टिफिकेट। बच्चे कहते हैं सर पहले सर्टिफिकेट पहले लगाएं कि मार्कशीट पहले लगाएं? भाई एक ऑर्डर तय कर दो ना, या तो अंत से स्टार्ट करो या आप अंत से शुरू करो। अगर आप शुरू करते हो हाई स्कूल से, बोले हाई स्कूल में आपको पहले मार्कशीट मिली या सर्टिफिकेट मिला, आपको मार्कशीट मिली, पहले मिली तो लगा दो। तो पहले मार्कशीट, फिर सर्टिफिकेट हाई स्कूल का, फिर इंटर का ऐसी मार्कशीट सर्टिफिकेट, फिर बीकॉम का, फिर एमकॉम का, फिर पीएचडी या वाइस वर्षा भी आप कर सकते हैं। पहले पीएचडी का लगाइए, फिर एमकॉम का लगाइए, फिर बीकॉम का लगाइए, फिर इंटर का, फिर हाई स्कूल, लेकिन क्रम से लगाइए। आपका सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका एनओसी हो सकता है, आपकी और चीजें हो सकती हैं। तो पहले एकेडमिक वाला आपने डाल दिया, उसके बाद नीचे देखते हैं, या आप अगर इंटरव्यू लेटर में कोई क्रम दिया हुआ है तो उसी क्रम में आप उसको डाल दीजिए। ये सब चीजें अगर आप नहीं रखते हैं तो इंटरव्यू में ही जाकर आपने गए, वहाँ वो क्लर्क बैठा हुआ है, उसने आपको चेक करने का प्रयास किया, और वो पहले कहता है कि हाथ छू कर दिखाइए, अब आप इंटर का दिखा रहे हैं, इंटर का हाथ छू कर दिखाइए, अब लगे खुद में कहाँ गया, हाथ छू कहाँ गया, हाथ छू कहाँ गया, और वो चाहते हैं वो हाथ छू सर्टिफिकेट आप नहीं नहीं आए, क्यों नहीं लेके आप आए? क्योंकि आपने क्रम से लगाया ही नहीं था, जो मिला आपने लेकर रख लिया, ये चेकिंग नहीं किया कि क्रम से ये है भी कि नहीं है। अब वो कह सर्टिफिकेट देंगे तब इंटरव्यू लेंगे, तो नहीं लेंगे। अब पसीना पसीना हो गया, अब क्या करें? हाँ भाग कर उसको फोन किया, उसको फोन किया, ये किया वो किया, मोबाइल पर कहीं से बड़ी मुश्किल से मोबाइल पर वो आपका सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी आता है। तो आपकी हालत खराब है कि ये क्या, आपका तनाव हो गया, सब माइंड सेट आपका डिस्टर्ब हो गया, अब क्या इंटरव्यू देंगे? इसी बात में पहले इतना परेशान हो गए तो क्या को नहीं दिया, अब इंटरव्यू देने के लिए आप ये भी नहीं बताया कि सर्टिफिकेट नहीं करने की, क्या करें? हाँ अगर बात करेंगे तो उसको निकाल दीजिएगा, तो वो भी सुनना पड़ा आपको, तो सुनना पड़ा क्योंकि आपने वो पेड़ा कर लेते नहीं, हम भी अपनी महिमा मंडल अपने आप ही करने का क्या करते। तो ये चीजें शुरुआत की होती है। देन अगर आप किसी मतलब बिजनेस वाली कंपनी में जाना चाहते हैं, तो हमको तो सब कुछ देखना है, जो कंपनी में जाते हैं उनके लिए भी है, जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं उनके लिए भी है, हालांकि उन पर भी नियम लागू हो सकता है। अगर आप किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में डिटेल में पता, कंपनी का पूरा सही नाम क्या है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि सर पूरा नाम बताइए, जैसे आप गई यूनिवर्सिटी के लिए मान लिया कहीं देने की, ठीक है आप मगध यूनिवर्सिटी में आए हैं, मगध में आए, बताइए हमारे डिपार्टमेंट का पूरा नाम क्या है, सही बताइएगा पूरा नाम क्या है। तो आपने कहा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, नहीं नाम बताइए, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हो सकता है ये हो दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हो, हम भी नहीं जानते, लेकिन जो पूरा है वो दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हो सकता है, जो है वो आपको पता होना चाहिए। सर उस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कितने प्रोडक्ट्स उनके बिकते हैं। अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए गए तो कितने प्रोग्राम चलते हैं, कितने कोर्स चलते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर कंपनी का कोई विज्ञापन रिसेंटली को निकला है, जो हमारे एमबीए के बच्चे उनके लिए काम की चीज है, हमें बताया गया कि एमबीए के बच्चे बीच में है। तो आप अगर उस कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस कंपनी का कोई क्या लेटेस्ट कोई विज्ञापन आया है तो क्या है, तो देखिए कोई आपसे पूछ सकता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस कंपनी का जो बॉस है, जो चेयरमैन है, एमडी है, वो कौन है, उसकी कितनी ब्रांचेस हैं। एंडलेस है, लेकिन बेसिक जो चीजें हैं कंपनी के बारे में, जो कंपनी क्यों प्रसिद्ध है, क्या उस कंपनी को कोई रिसेंटली में कोई प्राइज वाइज मिला है, पुरस्कार मिला है, क्या कंपनी में कोई ऐसी गतिविधि ऐसी कंपनी हाल ही में चर्चा में आई थी, ये सब चीजें आपको उस कंपनी के बारे में, आजकल इंटरनेट का जमाना है, आप बैठ के देखिए, ये आपके लिए काम का होगा।
फिर आप कंपनी के बारे में आपने जान लिया, तो उसके बाद आप देखिए कि जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं उसके बारे में। फिर कोई आपसे पूछ सकता है कि ये बताइए किस पोस्ट के लिए आप आए हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में आपने कहा लेक्चर के लिए आए हैं। ना, लेक्चर के लिए तो हम नहीं बुलाया। नहीं सर, लेक्चर के लिए तो आए हैं, तो नहीं क्या है। अरे भाई, इंटरव्यू लेटर में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए जाकर निकालिए, कहाँ है, निकाला आपने। हाँ सर, ये तो इसमें तो क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसका वही तो होता है, दूसरी चीज है, लेक्चर कहिए चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर कहिए। अब आप तर्क भी तर्क कहेंगे इसको, आप तर्क करने लगे उसको एग्जैक्टली इसका टाइटल क्या है, कैप्शन क्या है आपकी पोस्ट का, ये आपको पता होना चाहिए। तो उस पोस्ट में आपसे क्या काम करवाया जाएगा इसके बारे में आपको भी पूछ सकता है कि ठीक है, इस जॉब के बारे में आप क्या जानते हैं, इसमें आपसे क्या करवाया जाएगा, क्या आपसे हमारी अपेक्षाएं हो सकती है। इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको एडवांस में जान लेना चाहिए। देन आपको इंटरव्यू जब देना है तो उसके लिए कुछ तैयारी करनी चाहिए। वो क्या क्या हो सकती है, तो वह यहाँ हम आपको ले रहे हैं कुछ क्वेश्चन, जो अगर आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे तो आप क्या जवाब देंगे। कुछ सवाल लेता हूँ अपने अनुभव के आधार पर, ये आपसे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, और ये प्रैक्टिस आपको इसके लिए करनी चाहिए। सफलता पाने के लिए साथियों प्रैक्टिस। अगर मैं अच्छा एक लेक्चर देता हूँ तो मैं अचानक नींद नहीं लगा, मैं भी पहले हकलाया, मैं भी पहले डरा, मैं भी पहले लिख के ले गया, उसको बोला, लेकिन धीमे 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 अपने में सुधार। मैं जब 1977 में अध्यापक बना तो मैं MMS कॉलेज गाजियाबाद से मैंने पढ़ा, तो मैं अपने गुरु जी के पास गया। मैं तुरंत अभी M.Com पास ही किया था और मौका मिल गया। मैंने कहा गुरु जी बताइए मैं क्या करूँ, कैसे अच्छा अध्यापक बनूँ। उन्होंने कहा कि देखो, और जो करना तो करना, कभी तो कुछ लिख के मत दे जाए। उस समय की बात बता रहा हूँ, 1977 में, लिख के मत दे जाए, लिख के दे जाओ तो पैरासाइट हो जाओगे। बच्चों के पास किताब रखी, वो अपना पढ़ लेंगे, तुम समझाना, समझाने पर ध्यान देना। उस पॉइंट मैंने पकड़ा और लगातार समझाने का प्रयास करता रहा। पॉइंट तो कभी नहीं देना पड़ता, कभी कभी दे गया, लेकिन तब भी मैंने कोशिश किया कि कम से कम पॉइंट को देखने की आवश्यकता हो और उसको अप्रूव किया जाए। ये क्षमता हम आपको सबको करनी चाहिए। उसके लिए मैं 12 बजे 1 बजे रात तक बैठ के साथियों, जब पहली बार बना तो कल क्या लेक्चर दूंगा उसको मैं तैयार करता था, और बैठ के जैसे कमरे में अपने अकेले बैठ के और ऐसे पढ़ाता था जैसे मेरे सामने क्लास है और मुझे पढ़ाना है। तो क्योंकि मैंने जो अध्यापन का काम लिया था तो अपने मन से किया, मेरी इच्छा थी मैं पढ़ाऊँ। अब मैंने आपसे पूछ दिया भाई आप अध्यापक क्यों बने, तो आपने कहा सर क्या करें, कोई उपाय नहीं था। तैयारी की IAS की, नहीं बन पाया, TCS के लिए उसमें भी नहीं हो पाया, फिर वो SSC का किया, सर कहीं में भी कर रहे थे, सर नहीं हो पाया, तो अध्यापक ही बन गए। जब अध्यापक बनना आपकी व्यवस्था है और इसको आप पनिशमेंट मानते हैं, तो फिर कैसे आप मन से पढ़ेंगे और कैसे मन से पढ़ेंगे। अब चाहे जैसे भी बन गए ना, भूल जाइए क्यों बन गए, और बन गए ना, ऐसा पढ़ाइए, ऐसा पढ़ाइए, ऐसा पढ़ाइए कि बाकी अध्यापक कहें कि काश हम भी ऐसा पढ़ा पाए। लेग पुलिंग भी होगी उसमें, जब आप अच्छा पढ़ाएंगे तो लेग पुलिंग भी होगी। ठीक है, अगर लेग पुलिंग होती है, हम तो कहते हैं अगर किसी की आलोचना नहीं हुई इसका मतलब उसकी आई नहीं हुई। मुझे लगता है कि कई बार ऐसा भी होता है, साथियों आप लोग सहमत नहीं होंगे, कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारी बहुत ज्यादा आलोचना होती है। मैं ह्यूमन बिहेवियर का बेसिकली अध्यापक हूँ, आपको जानते ही होंगे बहुत लोग। तो अगर मान लीजिए मैं आपके बराबर मेहनत नहीं कर सकता हूँ, आपके बराबर काम नहीं कर सकता हूँ, तो ये अपनी लिमिटेशन है। कर सकता हूँ लेकिन मैं करना नहीं चाहता हूँ, बिना मेहनत के पढ़ाना चाहता हूँ, क्लास रूम में लूँ, कोई बात नहीं, तो मैं क्या करूँगा भाई,
एक लाइन खींची हुई है तो या तो उससे बड़ी एक लाइन खींच दें या उस लाइन को मिटाने का प्रयास करें। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं नहीं कर सकता हूँ उतनी मेहनत, उतना मैं त्याग करने को तैयार नहीं हूँ, तो मैं आपका पैर पकड़ के लटक जाऊंगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी डूबेंगे। अब आपके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये आपको विश्वास है। तो ऐसा अगर होता है तो उससे हमें कभी भी हक और सहायक नहीं होना चाहिए। हमें अपने काम करने मीटर के नियम साथियों बड़े स्पष्ट हैं। मीटर नेवर फेवर्स एनीबॉडी, बहुत स्पष्ट है। आपको बता दूं, मैं अपने फिर मैं कहूँगा कि 45 साल के मेरा अनुभव करता है। अगर आप बबूल का बीज बोएंगे तो आपको कांटे ही मिलेंगे, वो भी लिखे जा रहे हैं। अगर आप बबूल बोएंगे तो आपको बबूल का बीज बोएंगे तो आपको कांटे ही मिलने हैं। हाँ, वो कब मिलेंगे ये समय बताओ, क्योंकि बबूल का बीज बोते ही कांटा नहीं मिलता है। और अगर आप आम का बीज बोएंगे तो आपको आम ही मिलेंगे। इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। ऐसा कहीं नहीं करती प्रकृति कि आप बबूल का बीज बो दें और आपको आम मिल जाए, मिल ही नहीं सकता। तो सतर्क हो जाइए। और अध्यापक जो बन गए हैं उनको तो हम बधाई देते हैं, और अभी अच्छे ही है। हम अपनी अच्छाइयों के बारे में अध्यापकों की बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो कमियों की बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं कहता कि कहीं कुछ ऐसा हो रहा है। तो हमें अपने कमियों की तरफ ध्यान देना है। और ये जो अध्यापक हमारे बनने वाले हैं, भाभी जो सुन रहे हैं मेरी बात को, अगर उनको लगता है कि अध्यापक मन से नहीं पढ़ाया उनको या नहीं क्लास लिया, तो कैसा उनको अनुभव हुआ हमेशा ध्यान में रखें। और जब अध्यापक बने, मैं एडवांस में उनको बधाई देता हूँ। वह गलती वो न करें जो कि उन अध्यापकों ने किया था जिन्होंने क्लास नहीं लिया। हमेशा याद रखना साथियों, जो नए अध्यापक बनने जाएंगे, आपको जिस समय क्लास नहीं दी गई कैसा लगा था, और आपका उस समय उन अध्यापकों के बारे में क्या आपके विचार थे, क्या आपकी सोच थी, क्या आपका अनुभव था, क्या आपकी प्रतिक्रिया थी, वो आप ध्यान देना। वही प्रतिक्रिया अब इन बच्चों के बीच में हो रही होगी। उनको क्या पढ़ाने नहीं जाते हैं या मन से नहीं, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि लोगों को बुरा भी लग सकता है कि जो लोग मन से नहीं पढ़ाते हैं, बच्चों के साथ न्याय नहीं करते हैं, फिर वो बबूल का बीज बो रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चों के साथ भी वही करेंगे। क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसा ही हमको मिलेगा। कम से कम मैं तो यही मानता हूँ। अब विचारतंत्र में सबको ये अधिकार है कि मेरी बात से असहमत होने के लिए सहमत हो, मुझे उसमें कोई, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ एक्सपीरियंस। तो क्या कर सकते हैं आप इंटरव्यू के लिए, क्या क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं? मैं कुछ सवाल लेता हूँ। Why you should be strongly considered for selection? आपको क्यों, मैंने शुरू में कहा, आपसे कोई सवाल पूछे, इंटरव्यू बोर्ड में आप गए तो आपसे कोई पूछा कि भाई आपका सिलेक्शन क्यों किया जाए, आप ही का क्यों किया जाए। अब आप इसको पूछिएगा, अपने स्ट्रेंथ को देखिएगा, क्या आप में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, और उसमें से कोई ऐसी अच्छाई के बारे में पूछिए क्योंकि और लोगों में ना हो, तो यूनिक चीज हो। जैसे कि अगर मान लीजिए कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, आप थोड़ा सा हार्डवेयर के बारे में जान लीजिए। तो उससे क्या होगा, आप कह सकते हैं सर मुझे कंप्यूटर तो चलाना आता ही है सर, लेकिन साथ में कंप्यूटर के में भी कुछ खराबी आ जाएगी उसके हार्डवेयर में। आई एम सॉरी, कुछ हमारे कम यहाँ से आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन वैसे मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इसको पढ़ूंगा तो फिर मैं लेक्चर नहीं दे पाऊंगा। बाद में इसको मैं टेकअप करूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पंडित जी से कि इसको बाद में मैनेज कर लेंगे, और कहेंगे तो अलग से जवाब भी दे दूंगा, पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो क्यों आपका किया जाए। तो सिलेक्शन जो है आपका, जो आपकी अच्छाइयाँ हैं, जो यूनिक चीज़ें हैं, उनको आप डेवलप करिए, और उसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कर लीजिए। आप देखिए सर मेरा पैरा लैंग्वेज इतना बढ़िया है, मैं क्या होगा ये डेवलप कर लीजिए। पैरा लैंग्वेज क्या है आप जानते ही होंगे, किस स्पीड में आप बोलते हैं। हमारे पुरातन साथी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुने होंगे, और उनके बोलने की का जो स्पीड थी वो भी देखे होंगे। जब बोलते थे बहुत हौसली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, कहीं उसमें कोई सवाल ही नहीं उठा सकता है, लेकिन उनको बोलने की जो स्पीड हुआ करती थी वो अलग तरह की। एक वो भी स्पीड है, एक
स्लो है, एक मीडियम है, एक फास्ट है। आई एम ए गुड बॉय, आई एम ए गुड बॉय, आई एम ए गुड बॉय। अभी अलग अलग स्पीड है, अलग अलग इसके प्रभाव पड़ते हैं। आपका पिच कैसा है, आपका टोन कैसा है, ये सब चीजें मीटिंग में या कहीं भी इंटरव्यू में जाके बोलने पर काउंट करती है। ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आपकी आवाज इतनी मधुर हो, कि इतना अच्छा हो कि एक्सपर्ट कहे कि भाई हम इसकी बात को और सुन। मैंने देखा, मैंने थोड़ा बदला है, तो कहेंगे भाई इसकी बात को सुनो यार, सही बोला कि गलत बोला है तो बात की बात है। इतना मीठा बोलता है, इसकी आवाज में इतना अच्छा पिच है इसकी आवाज की, कोई बात नहीं है, जवाब नहीं दिया, ठीक है। इसे बोलते समय कैसा स्माइलिंग इसका फेस है, कहीं भी तनाव दिखाई दे रहा है। ये कैंडिडेट अगर हमारी कंपनी में, हमारे फैकल्टी में आएगा तो बहुत अच्छा। तो वो पैरा लैंग्वेज में आपकी डिफिशिएंसी को पूरा करेंगे। नॉलेज, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि नॉलेज बहुत आपको आता हो, लेकिन मैंने कहा कि आपको आपकी पैरा लैंग्वेज भी सही नहीं है। पैरा लैंग्वेज भी सही नहीं है, इतना तेज आप बोल रहे हैं, इतना धीमे आप बोल रहे हैं, तो आप ही सुन पाते हैं, सामने वाला सुन नहीं पाता है। तो फिर में सफलता लेते हैं। सिलेक्शन के लिए आप सोचिएगा कि यह हम ऐसे अपने अंदर कौन सी ऐसी यूनिक बात बताएं जो कि हमको चुनाव के लिए और लोगों को बाध्य कर दे। अगर अभी इस समय वो आपके पास स्किल नहीं है, तो जो यूनिक क्वालिटी नहीं है, तो कोई बात नहीं। इसलिए जो लेक्चर दे रहा हूँ मैं, तो डेवलप कर लीजिए ना। अभी कौन सा कम्युनिटी वो देना है, तो कर लीजिए। न समझ में आया तो पांडे जी से हमारा नंबर ले लीजिएगा, चाहे ईमेल ले लीजिएगा। आप मुझे अलग से वैसे भी बात कर सकते हैं, हम आपको आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और उसके आधार पर आपको हेल्प कर सकते हैं कि हाउ कैन यू डेवलप योर यूनिक क्वालिटी। लेकिन डेवलप जरूर। चलिए, ये तो क्वालिटी की बात होगी, क्यों आपको रखा जाए। अब मान लीजिए उल्टा हमने कर दिया, अच्छा ठीक है, ये आपकी क्वालिटी है, बहुत। ये बताइए, ठीक ऐसी कोई बात बताइए जिसकी वजह से हम आपको न रखें। बड़ा धन संकट, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे में ऐसी कोई मेरिट है ही नहीं, मेरे में तो खाली मेरिट ही है, तो ये कोई मानने को तैयार नहीं। नन इज परफेक्ट, कितना भी बढ़िया कोई हो, उसमें कुछ कमी होगी। तो वो पूछ रहा है कि बताइए आप में ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से आपको हम काम नहीं दें। और हमारे भोले वाले बच्चे बहुत से होते हैं, बिल्कुल ऑनेस्ट हैं, ट्रांसपेरेंट हैं। वो कहते हैं सर हम गांव की बैकग्राउंड से आए, बहुत गरीब घर के हैं, हम सर सरकारी स्कूल में पढ़े। अच्छा ठीक होगा, तो क्या हो गया सर, हमारी अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है, हम ढंग से नहीं बोल पाते। चलिए भाई, अच्छी बात है, आपने बता दिया। अब बताइए, आप खुद ही कह रहे हैं कि हम अंग्रेजी नहीं पढ़ा पाते हैं, अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, ढंग से नहीं पढ़ा पाएंगे अंग्रेजी, या अंग्रेजी में हम लिखने का काम होगा कहीं कंपनी में, तो हम नहीं लिख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। क्या आप समझते हैं कि इस आधार पर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा? तो आप खुद ही कह रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। तो डिमेरिट क्या हो, क्या आपकी डिमेरिट क्या हो सकती है? फिर मैं इसका जवाब आपको नहीं दूंगा, मेरे पास बहुत से जवाब हैं, लेकिन वो राइट नाउ मैं नहीं दूंगा, आप आपको सोचिए। देन कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, आपका जिंदगी का लक्ष्य क्या है? सर लक्ष्य तो सर एक बढ़िया मकान, और एक अच्छी लाइफ होनी चाहिए सर, लाइफ अच्छी होनी चाहिए जिसको हम एंजॉय कर सकें। ये जवाब उचित नहीं है। तो गोल ऑफ योर लाइफ क्या होना चाहिए, कुछ फिर न समझ में आए बात करिए, हम जवाब देंगे तो फिर आप बायस हो जाएंगे। देन व्हाई यू वांट टू वर्क इन दिस कंपनी, इतनी सारी कंपनियां हैं, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, इतने सारे कॉलेजेस हैं, आप हमारे यहाँ ही क्यों आना चाहते हैं?
तो आप यही कर सकते हैं कि सर क्या करें सर, और किसी ने बुलाया ही नहीं, आपने बुलाया तो हम आ गए। तो ये बात नहीं बनी। किसी का जवाब देना होगा, वो जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि कंपनी के बारे में पढ़ लीजिए। मगर यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई आपसे पूछा कि बताइए आप हमारी यूनिवर्सिटी में जो आना चाहते हैं, कहें सर परम सौभाग्य होगा कि हम आपकी कई जन्मों का पुण्य प्रताप होगा, तब हम आपके यहाँ काम करने का सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे सर। क्योंकि गौतम बुद्ध यही पर ज्ञान प्राप्त किया। इतना बड़ा हमारा सौभाग्य होगा कि जिस मंदिर में कुछ मिनटों के लिए लोग जाके बैठ नहीं पाते हैं, मैं वहाँ नित्य प्रति उसका दर्शन करूँ। फिर आप भाषा पढ़ लीजिए, मगज में और क्या चीजें उपलब्ध है, और क्या विशेषताएं हैं। क्यों कंपनी में आप आना चाहते हैं, ये आपको मालूम है। आप कहते हैं आप हम कहीं काम करते हैं, आपके बायोडाटा में लिखा हुआ है कि हम कहीं काम करते हैं। अब हमने आपसे पूछा कि ये बताइए भाई आप तो उस कॉलेज में या उस यूनिवर्सिटी में या उस कंपनी में ऑलरेडी काम करते हैं, और आप करते हैं, तो आप फिर क्यों छोड़ना चाहते हैं? तब आपके पास कुछ जवाब नहीं। अब मान लीजिए आप कॉन्ट्रेक्चुअल हैं तो कह सकते हैं कोई ठीक है साहब यहाँ परमानेंट पोस्ट है तो हम आ जाएंगे, यहाँ तो बात चल जाएगी। लेकिन अगर आप परमानेंट ही हैं और परमानेंट की जगह दूसरी जगह पर आप आना चाहते हैं, तो आना चाहते हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। किसी कंपनी में आप काम करते हैं, ये कंपनी नहीं तो जो हमारे एमबीए के बच्चे हैं इनके साथ तो हमेशा होता है, फ्रिक्वेंटली कंपनी बदलते हैं। एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में आप क्यों आना चाहते हैं, फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए तो अब ये हो सकता है कि आप इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने जो फीडबैक लिया है उसके हिसाब से यहाँ पर काम करने का कल्चर, यहाँ पर वर्कर्स को काम करने की फ्रीडम, वो अपने नॉलेज को, वो अपने स्किल का खुले रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ इस कंपनी में चैलेंज ज़्यादा मिलेगा, हम अपनी क्षमताओं का अधिक अच्छा उपयोग कर पाएंगे, इसलिए हम आपके कंपनी में आना चाहते हैं। फिर कोई आपसे पूछ सकता है कि अगर आपको हम सिलेक्ट कर लें तो आज से 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखेंगे, और थोड़ा और आगे कर लीजिए, इस विभाग को कहाँ देखेंगे। स्पेशली जो हमारे साथी प्रोफेसर आदि के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ पर कई बार पूछा जाता है तो ठीक है अगर मान लीजिए हम आपको रख लेते हैं तो आज से 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखेंगे, और इसलिए विभाग कहाँ पहुँचा हुआ होगा, इसके बारे में क्या करना चाहिए। तो मैनेजरियल मिडिल लेवल तक ये हो सकता है, लोअर लेवल में हो सकता है। ये बताइए आज से 5 साल के बाद आप कहाँ अपने आप को देखेंगे, और यदि आपको हमने रख लिया आप हमारे विभाग में या हमारी इस कंपनी में आपके पास क्या प्लान है, क्या करेंगे आप, जिससे कि हम ज़्यादा लाभ कमा पाएँ, ज़्यादा अच्छा काम कर पाएँ। इसके लिए हमारे दिमाग में एक क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि अगर हम इस कंपनी में जाएंगे, इस कंपनी में जिस पोस्ट पर जाएंगे वहाँ से कैसे आगे बढ़ेंगे, ये दिमाग में होना चाहिए। थोड़ा अगर खासा मान लीजिए एक्सपर्ट ने पूछ दिया कैसे, ये बताओ आप, तो आनंद पूछ दिया ये बताओ आप क्या सोचते हो कि आप कभी इस कंपनी में चेयरमैन बन जाओगे। Do you feel that at one day you may become the chairman of this company where you want to join? देखो साथियों, ये आपके मनोबल और आपकी सोच की परीक्षा है। अगर आप कहेंगे नहीं सर चेयरमैन कहाँ बन पाएंगे सर, वो स्थिति कहाँ बन पाएगी, that means कि आप you are a demoralized lot. You cannot even imagine. You are so poor in thinking
that you cannot even dream of becoming chairman of this company. तो pity on you. दिक्कत है, दुख है ना, सपना भी नहीं देख सकते तो फिर क्या प्रमोशन पाओगे, कहाँ जाओगे? कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल सर। मैं सोचता हूँ कि मैं कंपनी में अपनी मेहनत के बल पर, अपने कर्मों के आधार पर, अपने कार्य के आधार पर कंपनी का एक दिन चेयरमैन भी बन जाऊँ। लेकिन सर इसके लिए आप लोगों की ब्लेसिंग आवश्यक है। जो हमारी ब्लेसिंग क्या होगी उसमें, कहीं से ब्लेसिंग आप देंगे तभी तो इंडक्ट होगा, जब इंडक्ट ही नहीं होगा तो कहाँ से चेयरमैन बनूंगा? आप लोगों की ब्लेसिंग आवश्यक है। इसलिए मनोबल हमेशा मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। When there is a will, there is a way। बिल्कुल सही है, हम बन सकते हैं, हम टॉप पोजीशन पे जाएंगे, कौन हमको रोकेगा? हम वाइस चांसलर बनेंगे, हम गवर्नर बनेंगे, हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे, हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हम चेयरमैन बनेंगे भी हो, जिस स्टेट में कहा जा सकता है। सपना तो देखेंगे भाई, बिना सपने देखे कैसे काम चलेगा? ये आपको होना चाहिए। फिर आपसे पूछा गया तो ये बताओ यार, मान लो कि हमने आपका सिलेक्शन नहीं किया, मान लो कल्पना कर लो आपने नहीं किया, आपका रिएक्शन क्या होगा? हमने आपको अपॉइंट नहीं किया है, क्या करो, क्या आपका रिएक्शन होगा? तो अब आपको फिर तुरंत जवाब देना है। और देखिए सब स्पॉन्टेनियस होता है, उसमें आपके पास समय नहीं है सोचने का, स्पॉन्टेनियस जवाब देना पड़ता है। वो आपकी थिंकिंग जो है, अगर नेगेटिव थिंकिंग है तो नेगेटिव रहेगी, पॉजिटिव थिंकिंग है तो पॉजिटिव जवाब आएगा। इसलिए हमेशा अपनी थिंकिंग पॉजिटिव होती है। तो क्या कहेंगे भाई? ये कहेंगे कि सर कोई बात नहीं सर, हम सोचेंगे कि हमें अभी और मेहनत करनी चाहिए, अपने नॉलेज और स्किल्स को और डेवलप करना चाहिए। अब देवा फिर से तैयार होके आएंगे सर, ये अगर आप मौका देंगे तो आपके इंटरव्यू देंगे, हमें कोई कष्ट नहीं होगा सर। हम तो सोचेंगे हमको एक मौका मिला, पैसा देने का आपने कि हमारे में कितनी क्षमता है, अब हमको पता चल गया है, और मेहनत करेंगे और सफलता के लिए और अधिक तन्मयता के साथ में काम करेंगे तो बचत हो जाएगा। फिर आप दुखी नहीं होंगे, नहीं सच्चे दुखी होंगे सर। अगर आपने सिलेक्शन किसी का किया होगा, हमको नहीं किया, किसी और को किया तो बढ़िया होगा, वो और अच्छा हमसे रहा होगा, हम कोशिश करते हैं कि उससे भी अच्छा बन जाए, अगली बार आप हमको रखें। इस तरह से आपको पॉजिटिव। अब कहता है कि एक और सवाल हो सकता है, व्हाट यू फील शुड बी द क्वालिटीज इन अ पर्सन हु इज सपोज्ड टू परफॉर्म द प्रपोज्ड जॉब। जिस काम के लिए हम आपको इंटरव्यू के लिए बुलाए हैं, उस काम को करने के लिए आप क्या समझते हैं? ये कैंडिडेट में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? अब आपको पता होना चाहिए। जो मैंने अब शुरू में कहा कि जॉब क्या है और उसमें क्या करना है, तो उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए तो आपको बताना होगा। और ये भी ध्यान रखिए कि क्वालिटी का जो क्रम बताएंगे, सबसे पहले ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, उससे भी हमको आइडिया मिलेगा कि आपकी थिंकिंग क्या है। तो जैसे आप ऐसा हमारी तो ये सोचते कि सबसे पहले समय से आना चाहिए और समय से जाना चाहिए, पहली आपकी प्रायोरिटी यही होगी कि समय से आना और समय से जाना। ये तो बहुत नहीं है ना, ये बात की बात है। तो क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय में, काम के हिसाब से उसके बारे में आप सोचिए। और उसका जवाब, आर यू विलिंग टू ज्वाइन एनीवेयर इन द कंट्री? कहीं ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं? हाँ सब तैयार हैं। तो जब आप जॉब में जाएंगे तो हाँ सब तैयार हैं, तो कहीं ज्वाइन कर सकते हैं। ये मत कहिए कि नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने ये कह दिया कि नहीं करेंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। अगर आपको मान लीजिए कहीं नहीं आना चाहते, फिर भी एक कह दीजिए ठीक है साहब, हमको जहाँ भी मौका मिलेगा हम करेंगे। इसलिए कि अगर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए तो उसके बाद फिर आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, आपके हाथ में। आपने कहा हाँ साहब कहीं भी हम जा सकते हैं। अब मान लीजिए तमिलनाडु में आपको हम देखते हैं, तो आप जाएंगे? अब हाँ साहब जाएंगे, क्यों जाएंगे तमिलनाडु में? तो आप कहीं सर क्या करें सर, काफी पेट का सवाल है, नहीं जाएंगे तो क्या होगा सर? आप चुपता रहेंगे, जो कहीं ना कहीं उनको जाना है तो उसको क्या करेंगे सर? जाएंगे ही जाएंगे। वहाँ आपको दिक्कत होगी, तो दिक्कत होगी तो क्या करेंगे सर? तो आना ही पड़ेगा सर ना, आपको
कही दिया हमने सर दिया, कुछ गलती नहीं है हमारे पास। तो ठीक है, जवाब आपने सही दिया है, गलत नहीं दिया, लेकिन ये आनंद नहीं आया, इससे आपका सिलेक्शन बहुत नहीं गारंटेड होगा, ये थोड़ा सा नेगेटिव होगा। कहीं तो क्या होना चाहिए, तो जब आप फिर वही मैं कहूँगा कि हर चीज़ के जवाब तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन आपसे वो बैलेंस हो जाएंगे और फिर अपने मन से काम नहीं करेंगे। फिर भी मैं थोड़ा वो देखा जगह जवाब भी दे देता हूँ। आप कर सकते हैं सर, तमिलनाडु में हम जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो सर एक सबसे बड़ा फायदा हमको ये होगा, हम तमिल सीख जाएंगे। सर हमारी बड़ी इच्छा है कि हम तमिल सीखें, लेकिन सीख नहीं पाए सर। मान लीजिए तमिलनाडु का कोई सिक्योरिटी बैठा हुआ है सामने, हम तमिल सीखना चाहते हैं, वहाँ जाएंगे तो तमिल सीख जाएंगे, तो बहुत और साउथ इंडिया हमने घूमा नहीं करके और काम भी करेंगे, तो आप मौका मिलेगा तो उसको भी घूम लेंगे, वो साइड में हमारा कवर जाएगा। तो ऐसी बातें बताइए जो पॉजिटिव हो, न कि नेगेटिव। आपकी हॉबीज क्या है, व्हाट आर योर हॉबीज। अब हमारे साथी एक साथ बोलते हैं, क्रिकेट भी है, बैडमिंटन, फुटबॉल, थोड़ा बहुत कैरम खेलते हैं, उसके अलावा मौका मिल जाता है तो फिर और भी कुछ कर लेते हैं, तो गड़बड़ हो गया हमारा। ये एक दो हॉबी के बारे में बताइए, या अगर बहुत सी हॉबी आपकी है तब बता दीजिए, हॉबी नहीं है तो मत बताइए कि किसी से आपने पूछा कि यार हॉबी, फॉर्म भरने लगे यार हॉबी पूछा है, हॉबी में क्या आप लिखें, बगल वाला कहा कि लिख दो उसमें यार फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, कैरम बोर्ड, ये वो सब लिख दो, उसमें क्या दिक्कत, लिखना ही तो है। आपने हाँ ये तो सही है, लिखी तो नहीं, आपने 5-6 गेम्स का नाम लिख दिया और वहीं आपने गड्ढा खोद दिया आपने। अरे भाई अगर आप मान लीजिए कि क्रिकेट केवल खेलते हैं, खेले हैं या जानते हैं, तो वही लिखिए केवल। अब क्रिकेट आप कभी खेलते नहीं है तो आपने लिख दिया, ठीक है सर, बोला अच्छा ठीक है, आपने लिखा हॉबी क्रिकेट, देखा क्रिकेट, बोला अच्छा ठीक है क्रिकेट आपको अच्छा लगता है, हाँ सर कभी खेले हैं, तो कैसे कहें कि नहीं खेले हैं, हाँ हाँ सर कभी कभी खेले हैं सर, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये बताइए मैदान में गली कहाँ होती है, गली की पोजीशन बताइए। मैदान में गली से, मैदान में कहाँ गली होती है, तो फील्ड है तो वहाँ गली कहाँ से, अच्छा फिर गली नहीं होती ना, फिर नहीं तो वहाँ गली कहाँ, ठीक है हो गया, मैंने आ गया खुले पानी में। तो वो जब नो बॉल का क्या क्या होता है, सारा जब नो बॉल किया जाता है तो क्या उसका मतलब होता है, डेड बॉल अगर दिखाना है तो अंपायर कैसे डेड बॉल दिखाता है, क्या क्या इंडिकेट करता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, कौन बता पाएगा, बता पाएगा जो कि उसको जो वास्तव में उसकी वो खेला हो या पढ़ता हो या जानता हो। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए है, एमबीए के बच्चों के लिए खासतौर से, जब अपनी हॉबी लिखें तो वही हॉबी लिखें जो कि वास्तव में आपकी है, और कोई और हॉबी नहीं है हम कहेंगे काइंडली डिस्टर्ब करेंगे। आप कहते हैं हमारी हॉबी किताब पढ़ना है, जी की हॉबी किताब पढ़ना है, कोई बहुत किताबें पढ़ते हैं हम जानते हैं, आप भी कह दीजिए हमारी भी हॉबी है, ठीक है बताइए कौन सी किताब आपने पिछले महीने पढ़ी है। ये महीने में तो मैं बहुत बिजी रहा था, तो लॉकडाउन हो गया था सर, उसमें किताब था तो सर वो सब डिपार्टमेंट में रह गई, कंपनी में रह गई, मौका नहीं मिला सर। अच्छा पिछले साल तो पढ़ा होगा आपने, बताइए पिछले साल कौन सी किताब आपने पढ़ी थी, किताब का नाम आपने याद कर रखा है कि ये किताब पढ़ी थी, तो ये किताब पढ़ी, ये किताब पढ़ी, ये किताब आपने पढ़ी, अब बताइए वो कितने पेज की किताब है सर, पेज तो कहाँ याद है, फिर भी 200 पेज, 100 पेज, 300 पेज के आसपास कितनी है, कहाँ से पब्लिश हुई है, कितना उसका प्राइस है, आओ तब ना। अच्छा कोई एक बात बताइए उस किताब का सार क्या है, आपने पढ़ा है ना, कह रहे हैं हाँ तो पढ़े हैं, उसका सार क्या है सर, वो सर 7-8 महीने पहले पढ़े थे सर, अभी समय बिल्कुल भी ना। इसलिए मैं यही आपसे कहूँगा कि हॉबी, किसी और की हॉबी को अपनी हॉबी मत बनाइए, अपनी हॉबी बनाइए, और अगर नहीं है हॉबी तो कुछ न कुछ हॉबी डेवलप कर दीजिए। अब अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो भाई आपको जो है जिस एरिया में भी आप पढ़ाना चाहते हैं उसके बारे में भाई 10-5 किताबों का नाम सुनाइए, कुछ फॉरेन, कुछ इंडियन, कुछ लेटेस्ट किताबें जो आई हो वो आपको मालूम, स्पेशलाइज एरिया में किताबों के बारे में जर्नलिस्ट जो छपते हैं यहाँ पर बढ़िया, उनके नाम वो आपको मालूम होने चाहिए। अदरवाइज
दिक्कत होती है कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो करंट डेवलपमेंट के बारे में आपको पता ही नहीं। पूछ दिया आपसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, हाँ सर, तो बात तो पढ़ते होंगे आप। ये बात ये कैसे कहें कि नहीं पढ़ना चाहिए, वहाँ से पढ़ते हैं, बात पढ़ते हैं सर। कौन सा बात पढ़ते हैं? बात का ही नाम बताना है, अब ऐसे ही बताना है, तो आप बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड तो कहाँ से छपता है बिजनेस स्टैंडर्ड? सर कई जगह से छपता है सर। सैटरडे को जो छपता है ये बिजनेस स्टैंडर्ड में कितने पेज होते हैं? पढ़ते तो हैं लेकिन सर वो तो याद नहीं, लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड सैटरडे को छपता ही नहीं है। अब पढ़े हो तब तो जाने। आपने कहा इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं, अच्छा ठीक है, पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं। हाँ सर, कभी कभी एक आध दिन छूट गया तो छूट गया, अदरवाइज तो डेली पढ़ते हैं। बहुत अच्छा। तो दिल्ली में आप रहते हैं, हाँ सर दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली एडिशन में पढ़ते होंगे। हाँ बताइए कौन उसका संपादक है, एडिटर कौन है, चीफ एडिटर कौन है? आप बताएं। ठीक है, कोई बात नहीं, संपादक का नाम तो बहुत बार याद नहीं रहता, कोई बताइए। कल का अखबार आपने पढ़ा था? कल तो सब ट्रेन में बैठे थे सर ना, तो आज वाला भी सर ठीक है। परसों तो पढ़े थे? हाँ सर परसों का फ्रंट पेज की हेडिंग क्या थी? याद आया, हेडिंग कभी पढ़े ही नहीं, कभी कभार पढ़ लिए तो पढ़ लिए। और अगर पढ़ते रहते रोज और उस दिन नहीं भी पढ़े होते तो कोई एक हेडिंग बता देते कि कौन सा जो एक्सपर्ट बैठा है उसको कौन सा हेडिंग याद है। वो तो खाली आपके मेंटल बैलेंस को और आपके इसको जानने का प्रयास कर रहा है कि क्या वास्तव में आप पढ़ते हैं। जैसे किताब कितने पढ़ने से आपने कहा सर 64 पेजेस। अब ये सब रहस्य की बातें हैं, ऑन रिकॉर्ड हमें नहीं बताना चाहिए, कुछ चीजें अपने पास जो रखना चाहिए। बट एक IAS इंटरव्यू में साथी हूँ, इंटरव्यू IAS का हो रहा था, प्लस फर्स्ट होता, तो कैंडिडेट से पूछा गया कि भाई कितने सीढ़ी चढ़ के आप आए हो? अब वन ने स्टार्ट कर दिया कि सर सॉरी सर बिल्कुल नहीं था। ऐसे पूछा गया, किसी बच्चे से और पूछा गया, किसी कैंडिडेट ने कहा सर 9, ठीक है 9 एंड कॉन्टेक्ट जस्ट आई हैव कॉन्टेक्ट। अब हो सकता है कि 9 हो सकता है कि 8 हो। अब वो एक्सपर्ट जो बैठा हो कहाँ उसने काउंट करके बैठा हुआ है कितनी सीढ़ी आती है, ऐसे ही पूछ लिया। तो स्पॉन्टेनियस जवाब जो देने की क्षमता वो भी एक स्किल है जो हमें डेवलप करनी पड़ती है। क्या आपने कहीं इससे पहले भी अप्लाई किया था जॉब के लिए? तो आपको बताना पड़ेगा किए थे कि नहीं किए थे, और किए थे तो क्या हुआ, क्या जवाब देंगे। अब ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि क्या आप जवाब देंगे। अगर आप यंग हैं तो कह देंगे कि भाई कोई अभी तो अप्लाई नहीं किया हमने सर, तो पहली बार अप्लाई किए हैं। और लेकिन अगर आप मान लीजिए 50 साल के हैं तो ये कैसे करेंगे कि अपने अप्लाई नहीं किए थे, ये आपको डिमेरिट हो जाएगा। इसलिए क्या जवाब देना है वो आपको, अगर नहीं आपका अपॉइंटमेंट हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या आप समझते हैं आप में क्या कमी है जिसकी वजह से आपका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, इसका जवाब आपको देने की अवस्था में होनी चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा साथियों, कभी भी इंटरव्यू में कभी भी किसी की आलोचना मत करिएगा। जैसे कि पूछ दिया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग बताओ, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सर बिजनेस एक बात बताएं। हाँ बताओ सर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो टीचर थे ना वो कभी क्लास नहीं लेते सर, कभी मैंने पढ़ाया नहीं, बस कैसे मैं पास हो गया सर। आप अगर ये समझते हैं कि उस टीचर का अपमान करके या उस विश्वविद्यालय का या उस डिपार्टमेंट का अपमान करके वहाँ पढ़ाई होती ही नहीं है, क्लास होती ही नहीं है, आप चाहते हैं कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए, तो आप भ्रम की दुनिया में जीते। सब कुछ आपको हो जाएगा लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं। कभी भी नेवर एवर ड्यूरिंग इंटरव्यू you should try to become negative. Always be positive. That is the only way out through which you can increase the chances of getting selected in the interview. इसलिए कभी भी ये मत, हाँ भाई निशाना पंडित जी भी चलने दें क्या रोक दें? पांडे जी
धीरेन्द्र पांडे जी क्या करना है? पूरा कंटिन्यू या रोकें? चलने दीजिए सर। सर अगर थक नहीं सर, ठीक है चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप थक गए होंगे सर, इतना लंबा लेक्चर चल गया आपका। हम तो 4-4 घंटे बात बोलते हैं भाई, हमें कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी वो देख लीजिएगा कैपेसिटी। नहीं तो सर ये कर सकते हैं सर कि आप बच्चों को भी अनम्यूट कर देते हैं, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो इंटरेक्टिव सेशन हो जाएगा 5-10 मिनट का। एक पार्ट इसका है, अभी तो मैंने एक पार्ट में लिया है, वो भी अभी मुझे लगता है कि अभी ये भी 25% रिवर्स किया है। हम एक काम करते हैं कि इसको सेकंड पार्ट में कभी और ले लेंगे और उसमें भी बताएंगे इंटरव्यू के दौरान क्या, ये तो अभी इंटरव्यू से पहले की बात थी, इंटरव्यू के दौरान क्या लेना चाहिए और इंटरव्यू के बाद क्या लेना चाहिए, उसको हम बाद में ले लेंगे। और कुछ 10 सवाल हम लोग ले लेते हैं और फिर सेकंड पेज में इंटरव्यू मैनेजमेंट पार्ट 2 वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे आपस में और फिर से एक बार हो जाएंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन थैंक यू सो मच सर। अभी आप लोगों को ऑल द पार्टिसिपेंट्स यहाँ जो भी हैं, आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरीज या कंफ्यूजन कुछ है तो आप पूछ सकते हैं सर से। अभी तो सर का एक पार्ट ये भी खत्म हो गया, नेक्स्ट पार्ट ये फिर से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे फिर कभी जब इनके पास टाइम होगा। फिलहाल अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन है तो आप सर से। जी सर, अगर आप अच्छा हो तब जुड़ेंगे, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, हमारी कंडीशन नहीं है कि हमको सेकंड टाइम में जुड़ना ही जुड़ना है, नॉट ए प्री कंडीशन। जी सर। हेलो, आप लोग के पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, किसी कैंडिडेट से कहिए, आप कहिए विनीता जी कोई अपना फीडबैक दे, बताए। जी सर, सर जस्ट रिक्वेस्ट any of the participants to give his or her feedback. Now the point is that when you want to become this lecturer or say assistant professor, you must develop the habit of speaking before the audience. So request somebody who wants to become a teacher in future to give his or her feedback with regard to my performance today, and that is simply an opportunity to develop the skill of speaking before others. Have you got me? Yes sir, thank you sir. Actually आपके पास थोड़ी सी क्रैक हो रही है, so I'm not getting you completely, but yes sir. हम ये कहेंगे कि किसी एक बच्चे को आगे आना चाहिए और अपना yes sir, okay. Sir, I think nobody has any confusion or queries here. that is what is Nobody is raising any question. That we are not developing the habit of asking questions. We Yes are not sir. the habit of talking before the senior teacher. That habit Yes sir. And Yes that sir, is we should develop this. Yes sir. And try to speak anyway. Next time whenever we meet, I will request my especially my young friends who desire Yes to sir. become, that they must participate. They must simply say something about whatever they felt about Okay sir. that will help them, and that will help them to. सर काइंडली अनम्यूट कर लीजिए सर। ठीक है, तो आप कोई वाइंड अप कर लीजिए। ओके, थैंक यू। हाँ मैडम, अब कंक्लूड कर दीजिए। Thank you so much sir. Thank you so much sir. So now I would like to invite Dr. Dharen Kumar Pandey sir to pay his vote of thanks to our chief guest and speaker, Professor O.P. Rai sir. Sir, please. Thank you madam. Present sir. Respected Professor O.P. Rai sir, Head and Dean, Faculty of Commerce, Banaras Hindu University, convener of the program, Professor G.N. Sharma sir, Head and Dean, Faculty of Commerce, Magadha University.
Our faculty, Professor S.S. Gupta sir, ex-head and dean, Faculty of Commerce, Magadha University. Sir Devendra Prasad sir, ex-head and dean, Faculty of Commerce, Magadha University. Professor Chitranjan Ojha sir, ex-head of the PG Department of Commerce, Magadha University. Also present my younger brother, Dr. Chinmay Kumar Rai, who is an assistant professor in Faculty of Commerce, Banaras Hindu University. My dear colleague, Srimati Vinita Kumari, assistant professor, and the host and coordinator of this session. And dear participants, a very good afternoon to all of you. I am here to propose the vote of thanks on behalf of the PG Department of Commerce, Magadha University, and the Indian Accounting Association, Patna branch. There was some technical issues due to which the sound was not audible to some of the participants during the session. However, we have recorded this session and we will upload it on the YouTube. You can go through it afterwards. So first of all, I would like to propose my vote of thanks to Professor O.P. Rai sir, who spared his time from his busy schedule and he agreed to provide a special lecture session on the topic interview management. सर से हमारी बात हुई थी तो सर ने कहा था कि इंटरव्यू मैनेजमेंट का जो टॉपिक है उस बहुत ही रेलिवेंट है, क्योंकि हमने एक वर्कशॉप भी करवाया था अभी फरवरी में। उस वर्कशॉप का जो पहला सेशन था वो था इंटरव्यू। हमने सभी पार्टिसिपेंट्स का इंटरव्यू शेड्यूल किया था ताकि उनके शॉर्ट एनालिसिस हम लोग कर सके, उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को हम लोग जान सके और उनको इंडिविजुअली कुछ डायरेक्शंस दे सके। लेकिन उसमें भी लगभग 90% कैंडिडेट्स जो थे वो अपीयर नहीं हुए। उनको डर था कि ये इंटरव्यू हो, हालांकि वो इंटरव्यू एक इंटरेक्शन ही था जिससे कि उनके जो कमियां हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं वो हम लोग जान सके और उसके बेसिस पे उन्हें नेट की तैयारी करने में मदद कर सके। लेकिन फिर भी उन्होंने पता नहीं अंदर में क्या डर था कि वो लोग अपीयर ही नहीं हुए। केवल 10% बच्चे अपीयर हुए थे इंटरव्यू के लिए। तो सर ने बताया कि बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है इंटरव्यू मैनेजमेंट का, तो बीच में तो इधर समय नहीं मिल पाया सर। लेकिन सर से फिर बात हुई तो सर ने बिजी शेड्यूल में से सर को, हालांकि काफ़ी कमिटीज़ के मेंबर भी हैं और चीफ प्रॉक्टर हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ ज़्यादा ही है, फिर भी उस बिजी शेड्यूल से सर आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए मैं आभारी हूँ सर। और दिस लेक्चर इज सो ब्यूटीफुली डिफाइंड द टर्म इंटरव्यू। आपने बताया कि रस्सी और सांप के बीच में जो है फ़र्क जानना जरूरी है। अगर हम हर एक रस्सी को सांप समझते रहें तो ये हमारे अंदर का डर जो है और बढ़ाता है। तो इंटरव्यू में जाने के पहले जो हमारे अंदर जो डर होता है वो आपने बताया कि वो डर कैसा होता है, उससे आपने अवगत कराया सर। आपने बताया कि ये जो इंटरव्यू है दिस इज नॉट, डोंट थिंक इट एज अ इंटरव्यू, इट इज़ एक्चुअली अ मीटिंग, अ डिस्कशन, जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट रहना है एक अननोन पर्सन से बात करने के लिए। और ये कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप कुछ डिजर्व करते हैं। आपने कहा सर कि फर्स्ट यू डिजर्व एंड यू डिजायर। ये बात बहुत ही सही है कि जब तक आप डिजर्व नहीं करते हैं आप डिजायर करने का हक नहीं रखते हैं। बिना डिजर्व किए अगर आप डिजायर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं इंटरव्यू में। हालांकि कभी कभी कोई प्रॉब्लम्स ऐसे भी होते हैं जिसके वजह से आप डिजर्विंग है बट यू फियर फ्रॉम अपीयरिंग इन एन इंटरव्यू। आपने बहुत ब्यूटीफुली जो है समझाया कि किस तरह से उस डर को ख़त्म किया जा सकता है, अपने डिजर्विंग को कैसे बढ़ाया जा सकता है। और अगर आप डिजर्व करते हैं और फिर डिजायर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इंटरव्यू जो है सक्सेसफुल होगा। आपने सर जो स्टेप्स बताए कि इंटरव्यू अगर आना है तो पहले लेटर आएगा, लेटर को डिटेल से देखिए। यू टोल्ड हाउ टू डिटेल द इंटरव्यू पर्टिकुलर्स एंड द रिक्वायरमेंट्स, और you also quoted the real interview questions that even I have faced such questions in the interview। और आपने केवल वो क्वेश्चंस नहीं कोट किए बल्कि उन्हें जवाब, उनका जवाब भी अलग अलग तरीक़ों से कैसे दिया जाए, क्या क्या
बोल सकते हैं जो कि सामने वाले इंटरव्यूअर्स को इम्प्रेसिव लगे। तो सर, यू हैव वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन द स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग द इंटरव्यू एज वेल एज हाउ टू आंसर सच क्वेश्चन। सर, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर आपको। एंड दिस लेक्चर वाज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर and useful for the participants, ये हम लोगों के लिए, हम लोगों ने जो नए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किए हैं यहाँ पे, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोगों का इंटरव्यू फेज अभी खत्म नहीं हुआ है। अपने लाइफ के करियर में अभी हम लोगों को बहुत सारा इंटरव्यू फेस करना है। जो आपने बताया वो काफ़ी यूजफुल है सर, और जो गाइडलाइंस आपने दी है वो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी, और हम लोग खुद इस पे अमल करेंगे। I thank you sir for such a beautiful lecture on the topic interview management, and I wish that in future also you will keep on showering your blessings on our department and on our students. Thank you sir. I would also like to thank Professor G.N. Sharma sir, जो कि हमेशा इंस्पायर करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, बोलते हैं कि धैर्य करो, एकेडमिक काम होता रहना चाहिए विभाग में। जो कुछ लेक्चर्स, ये वर्कशॉप्स, तो ये वो इसलिए नहीं कहते हैं कि केवल करना है, वो इसलिए करते हैं, वो हमेशा बच्चों को भी मोटिवेट करते रहते हैं कि तुम लोग पार्टिसिपेट करो। अगर हमारे विभाग में ये सब प्रोग्राम्स नहीं होंगे, हमारे स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट नहीं करते, ये जो प्रोग्राम्स होते हैं दे आर डायरेक्टेड ओनली टू द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो भी ज्ञान, जैसे आज प्रोफेसर ओपी राज सर ने जो ज्ञान दिया है इंटरव्यू का, ये जाहिर सी बात है कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये इन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस सर ने बताया, जो भविष्य में आप इंटरव्यू से पहले आजमा सकते हैं। तो शर्मा सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, जो हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए। आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक प्रोफेसर SS Gupta sir, Professor Devendra Prasad sir, and Professor Chitrangjan Ojha sir attending this session and extending their support in successful completion of this lecture session. और ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने आज ऑर्गेनाइज किया था, ये ऑर्गेनाइज हुआ था जूम के प्लेटफॉर्म पे, एंड आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर चिन्मय कुमार रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर फाकल्टी ऑफ कॉमर्स, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उन्होंने अपना पेड वर्जन था, जिसकी वजह से हमारा ये जो प्रोग्राम है ये लगभग 2 घंटे चला है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। अगर ये अनपेड वर्जन होता तो 40 मिनट में वो सेशन हमें एंड करना होता। सो also like to thank Dr. Chinmay Kumar Roy for his cooperation, and you are always ready to extend your help for our students. Thank you once again. I would also like to thank my dear colleague Srimati Vinitha Kumari, the host and coordinator of this session. She beautifully started the session. However, due to some technical error, her voice was not clear. She managed it very beautifully. She coordinated throughout the session. At the last, I would like to thank the participants, who are the most important pillars of any academic program. Because without the participants, these programs will never become successful. अगर प्रोफेसर फिराज सर यहाँ हैं, हम हैं, हमारे विभाग के सभी टीचर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स नहीं होते तो जो इतना अच्छा लेक्चर सर ने दिया उसका फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं पार्टिसिपेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग पेशेंसली जो है सर का लेक्चर आपने सुना। हालांकि कुछ डिमेरिट्स हैं इस प्लेटफॉर्म के कि इंटरैक्टिव सेशन नहीं हो पाता है, और सर को भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा बोलने में कि मैं बोले जा रहा हूँ और उधर से कोई साउंड नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चंस नहीं उठ रहे हैं। ये क्लासरूम टीचिंग से थोड़ा एक अलग तो है ही, लेकिन खैर इन कमियों को भविष्य में हो सकता है दूर किया जा सकता है। कमियों को देखते हुए भी हम लोग ने जो ऑर्गेनाइज किया और सर ने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए सर को मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you so much, Dharan sir. Now, today's
program is at its end, and with all best wishes, we are winding up here, and with the hope to meet you soon in future. And till then, keep yourself happy and engage yourself in productive and creative activities. Thank you so much, all of you.